Namaskaram. So we are going to start the new module today of EPAT, that is GST. So my dear friend, we have started this course EPAT. Many of you might not be aware of this. So EPAT stands for Elite Practical Accounts Compliance and Taxation. Whatever we do in the office, as a CA firm, as a Elite Gurukul, as a CS firm and CMA firm, those areas can be divided into three main areas, that is account, compliance and taxation, and we are focusing on practical aspect of it. And because we are doing it, so we have kept one initial, that is EPAT, that is Elite Practical Accounts Compliance and Taxation. So we have already initiated accounts, we have already initiated a lot of things in compliances. Tax is something which was unopened. So today we are beginning the recordings of taxation module. We are trying our level best to conduct lectures on YouTube Live so that students can be, we are trying to do it for the larger audience. So whoever is in your contact, they can come online and they can have comments, they can put the comments in the live chat, or we have created one WhatsApp group also. They can put the chats in the WhatsApp group as well. The language of the course intentionally will be kept as Hindi plus English, but I don't speak a very pure Hindi and very pure English. So I guess both the audience who wants me to talk in Hindi, they can understand the English, and who wants me to talk in Hindi or only English, they can understand my Hindi. So GST is not new subject for at least my staff. We people have learned this multiple times, and you guys are already working on it. लेकिन एक चीज़ हमेशा घूम घूम के हमारे पास आती है एज अ सीनियर कि सर ना ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में पूरा नॉलेज नहीं है, या एग्जम्पशंस का पूरा नॉलेज नहीं है, या आईटीसी कब अवेल करना है, कब अवेल नहीं करना है, कब ब्लॉक होता है, कब ब्लॉक नहीं होता, उसका नॉलेज नहीं है। रजिस्ट्रेशन रेगुलर वाला तो पता होता है, बट जो थोड़ा एक्सेप्शनल आता है उसके बारे में नॉलेज नहीं होता। ईवे बिल्स के डिटेल प्रोविज़न अभी भी नहीं पता कि ईवे बिल कब बनाते हैं, कब बनाना मैंडेटरी है ही और कब नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा। सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ मैं, विच आर रिटन इन द थियरी ऑफ द जीएसटी। तो व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि इट विल रिक्वायर्ड अराउंड 50 आवर्स टू टीच यू थियरी। तो अपने लाइफ का एक 50 आवर्स लेट्स इन्वेस्ट इन लर्निंग द थियरी, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप इट प्रैक्टिकल बाय आंसरिंग योर डाउट्स। अगर आप लोगों को डाउट होंगे क्योंकि आपने काम किया है, तो लेट्स अज्यूम कि आप लोगों को प्रैक्टिकल डाउट्स आएंगे, तो यू प्लीज रेज द हैंड एंड यू आस्क द डाउट। तो उससे क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ योर डाउट वी कैन आंसर द अदर पीपल ऑल्सो कि हाँ प्रैक्टिकली हमारे स्टाफ को ये इशू आया था, इररेस्पेक्टिव ऑफ हाउ स्मॉल और हाउ सिली द डाउट लुक्स लाइक। आप लोग प्लीज़ पूछिए सो दैट वी कैन हैव द होलिस्टिक डिस्कशन कि हाँ थ्योरी में ये होता है, प्रैक्टिकल में ये होता है। ओके, ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 इज अबाउट एन इंट्रोडक्शन चैप्टर, जहाँ पे हम बेसिक सी प्रोविजंस कवर करने का ट्राई करते हैं। तो जीएसटी कैसे है, क्या है, कुछ थ्योरेटिकल बातें करेंगे। तो टैक्सेस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर इंडिया। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है? एक होता है पुलिस स्टेट। पुलिस स्टेट मतलब जहाँ पे खाली गवर्नमेंट जो है ना वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है। पुलिस स्टेट क्या होता है? जहाँ पे खाली गवर्नमेंट क्या करता है, मेनली गवर्नमेंट मतलब जो राजा महाराजा हुआ करते थे उस जमाने के, दे यूज्ड टू मेंटेन ओनली डिफेंस एंड लॉ एंड ऑर्डर, मेनली दिस टू, डिफेंस मतलब आउटसाइड एंड लॉ एंड ऑर्डर फॉर इनसाइड, ठीक है ना, इतना ही मेंटेन हुआ करता था। वेलफेयर स्टेट मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट लोगों का भला करने का भी सोचती है। भला करने का मतलब सर एजुकेशन की फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो ओके गवर्नमेंट विल प्रोवाइड एजुकेशन की फैसिलिटी। फूड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो रहा है कंट्री में, गवर्नमेंट इंडल्ज इनटू फूड सप्लाई। रोड्स एंड इंफ्रा अगर हमारे देश में नहीं होगा तो गवर्नमेंट विल ट्राई टू बिल्ड
रोड्स, डैम टनल्स नहीं होंगे तो डैम एंड टनल्स बनाया जाएगा। मतलब जो भी सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट होगी, हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं होंगी, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट व्हाट गवर्नमेंट विल डू, दे विल बिल्ड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो सर गवर्नमेंट 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 आप जितना भी बोलोगे, तो पार्क कितने बनाया गवर्नमेंट ने, रोड्स कितने बनाए गवर्नमेंट ने, डैम किसने बनाया गवर्नमेंट ने, एयरपोर्ट किसने, पोर्ट किसने बनाया गवर्नमेंट ने, ठीक है ना, स्कूल्स कौन चला रहा है गवर्नमेंट, हॉस्पिटल कौन चला रहा है गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट। तो साहब जब गवर्नमेंट मेंटेन करेगा तो गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट इज जस्ट द इलेक्टेड बॉडी ऑफ बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, बेनिफिट किसके लिए, ये सब बेनिफिट किसके लिए है, पीपल ना, सोसाइटी के लिए। तो टैक्स भी कौन भरेगा, लोग भरेंगे, क्योंकि कंट्रीब्यूशन भी आपको ही करना पड़ेगा ना। आप बोलोगे नहीं नहीं हमने तो कभी टैक्स नहीं भरा, वो डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब इनकम टैक्स, यू डोंट पे इनकम टैक्स अनलेस एंड अंटिल यू हैव सब्सटेंशियल इनकम ऑन विच यू कैन पे द टैक्स। जीएसटी तो आप जब से पैदा हुए हो या इनडायरेक्ट टैक्स जब से पैदा हुए हो तब से आप भर रहे हो, क्योंकि वो इनडायरेक्टली भरा जाता है, इट इज इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। ये समझ में आ रहा है आपको बेसिक सा। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स दैट वी हैव इन इंडिया, ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि क्या है। एंड टैक्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि जो भी हम प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स एंड ऑर्गेनाइज सोसाइटी को देते हैं, इफ़ यू वांट टू लिव इन ऑर्गेनाइज सोसाइटी, तो मैं हमेशा बोलता हूँ टैक्सेशन इज नथिंग बट, इतना सब डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आपको। टैक्स इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन, कॉस्ट, टैक्स इज नथिंग बट कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन। कॉस्ट ऑफ सिविलाइजेशन मतलब यू वांट टू लिव इन अ सिविलाइज सोसाइटी जहाँ पे सारे फैसिलिटीज है, तो येस यू हैव टू पे टैक्सेस। सर आई डोंट वांट टू पे टैक्सेस, देन गो एंड स्टे इन जंगल। आई सिंपली से ओके, जंगल में कोई टैक्स नहीं है, ना तो इनकम भी कमाओ, कुछ भी कमाओ, वेल्थ कमाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, कुछ नहीं, जंगल्स में कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि जंगल में ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना जंगल में रोड्स है, ना वाटर सप्लाई है। मतलब आप इमेजिन करो यू आर स्टेइंग इन अ डीप फॉरेस्ट। ना जंगल मतलब ऐसा नहीं जंगल सफारी के लिए गए हो जहाँ पे एनिमल केज में रखे गए, ओरिजिनल जंगल, ठीक है ना। यू गो देयर एंड यू स्टे देयर, नो यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स। आपको ना पैन कार्ड की ज़रूरत है, ना आधार कार्ड की ज़रूरत है, ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज यू आर इन जंगल, ठीक है ना। आज हो तभी भी किसी को फर्क नहीं पड़ता, कल नहीं हो तभी भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। इफ यू वांट टू लिव लाइक दैट यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स, बट यू वांट सिविलाइज सोसाइटी एंड द बेटर सिविलाइज सोसाइटी, द बेटर फैसिलिटीज, यू हैव टू पे हायर अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो दैट इज द लॉजिक कि टैक्सेशन क्यों लगाया जाता है गवर्नमेंट। तो चलो आगे चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिखी है, इफ़ यू वांट यू कैन रीड। अब जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया का मतलब क्या होता है। सर इंडिया में जीएसटी की बात कब चालू हुई, तो 2003-2004 मतलब बहुत पहली बात चालू हुई थी। वैसे तो हिस्ट्री पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एक उन्होंने चार्ट बना के रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इन द ईयर 2000 प्राइम मिनिस्टर ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि जीएसटी जैसा इंडिया में क्यों कुछ तो होना चाहिए। 1954 में फ्रांस करके एक कंट्री है, वहाँ पे जीएसटी इंट्रोड्यूस हो चुका था। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे देशों ने जीएसटी हमारे से पहले अडॉप्ट कर लिया था। नाम अलग अलग था, कुछ कुछ देशों में इसका वैट करके नाम होता था, नाम पे मत जाओ आप। कॉन्सेप्ट वाज इनडायरेक्ट टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो कॉन्सेप्ट वाइज ये बहुत पहले से ही चलता था। हमारे इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा लेट आया, और क्योंकि लेट आया तो उसके अलग अलग वर्जन्स आए, एंड ऑब्वियसली देर इज नो परफेक्ट वर्जन, मतलब देर इज अ बेटर वर्जन बट देर इज नो परफेक्ट वर्जन। तो हमेशा हमारा देश इंप्रूव करते 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 गया। हमने भी वैट को अडॉप्ट किया, जो इंटरनेशनली आज वैट के नाम से जाना जाता है, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू के ऊपर ऐड किया हुआ टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लैटिन में उसको एड वैलोरम बोलते हैं। तो टैक्स ऑन वैल्यू जैसा भी है, ठीक है ना। आप जीएसटी आप काम करते ही हो ऑफिस में, आपको पता ही है मैं 1 लाख रुपए की सर्विस दूंगा, आप मेरी वैल्यू के ऊपर 18% जीएसटी लगाते हो। मेरे प्रॉफिट के ऊपर नहीं है वो, मेरे वैल्यू एडिशन के ऊपर है, और जो भी मैंने इनपुट लिया होगा उसको मुझे सेट ऑफ मिलता है, इसलिए मेरी वैल्यू एडिशन की बात करते हैं कि भैया आपने जितनी वैल्यू ऐड की उतना बताओ। मैंने लैपटॉप 1 लाख का लिया और मैंने 1.5 लाख का बेचा, तो मैंने वैल्यू एडिशन 50,000 का किया, तो मुझे 50,000 के ऊपर ही टैक्स लगेगा। ऐसा कुछ इसका कॉन्सेप्ट है। नेट जब आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ आप नेट पे ही भर रहे हो, क्योंकि 1 लाख का परचेस किया था उसका आपको आईटीसी मिलता है, 1.5 लाख का आप टैक्स भरते हो, तो नेट टू नेट आपने 50,000 के ऊपर ही भरा। तो आई टीच दैट, लेकिन आपको यहाँ पे पता चलना चाहिए कि जीएसटी इज नॉट समथिंग सडनली विच केम इन इंडिया। 2000 में बातें चालू हुई थी, 2006 में जो फाइनेंस बजट, जो अनाउंसमेंट ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट कर दी पार्लियामेंट में कि देखो बजट में से अभी जीएसटी आने वाला है। फिर ऐसा आगे आगे चला गया, एक बिल बना, आपको पता ही है ना कि कोई भी लॉ पास करने से पहले क्या बनता है, एक बिल बनता है, ठीक है ना। एक्ट बनने से पहले बिल बना,
वो बिल था कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड इसलिए करना था क्योंकि जीएसटी जॉइंट पावर का लॉ है। जॉइंट पावर का लॉ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में आके बनाने वाले लॉ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में बैठ के कमेटी बना के लॉ बनाएंगे। ऐसा इसके पहले इंडिया में कभी हुआ नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ पावर्स चेंज करने थे, जॉइंट पावर देने थे, राइट। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ा। तो ये 2014 में ये बातें चालू हुई। ऑब्वियसली आपको पता है 2014 इज द लैंडमार्क ईयर जहाँ पे कांग्रेस के यहाँ से जो गवर्नमेंट है वो शिफ्ट हो गई बीजेपी के पास। एंड देन ये जो बिल था कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज, कोई भी लॉ बनाने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी प्रोविजंस होनी चाहिए। तो जो बिल था वो 122 था, लेकिन जब एक्ट बना तो 101 बना। तो हुआ क्या होगा आप समझ रहे हो ना, पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्ट आए रहेंगे, बाकी सारे एक्ट को इन्होंने पेंडिंग रखा होगा और इस एक्ट को थोड़ा पुश किया होगा। तो 122 में जो बिल नंबर 122 था वो एक्ट नंबर 101 हुआ। मतलब बाकी जो बीच में क्या एक्ट है जो इस, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे पार्लियामेंट में फीफो बेसिस चलता है, पहला बिल आएगा तो पहले अप्रूव होगा, या जो 122 नंबर पे आया वो 122 नंबर पे ही अप्रूव होगा। तो उन्होंने इसको पुश किया होगा। एंड 2016 में विद द हेल्प ऑफ अरुण जेटली जी, जिनकी बहुत हम इज्जत करते हैं, ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बोला कि जीएसटी आके रहेगा और जीएसटी आया, राइट। जीएसटी कब आया? तो जीएसटी आया 30 जून 2017 को रात को। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 30 जून 2017 को रात को 12 बजे .12 बजे जीएसटी लॉन्च किया गया था। उसका यूट्यूब पे वीडियो है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जाके देख लो, अगर नहीं देखा होगा तो जीएसटी लॉन्च करके डाल दो बाय पार्लियामेंट, ठीक है ना। रात को 12 बजे पार्लियामेंट खुली थी। तो टेक्निकली जीएसटी लॉन्च हुआ था ऑन 1 जुलाई 2017। जम्मू कश्मीर का आपको पता है, तभी जम्मू कश्मीर वाज नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ, मतलब वाज ऑफिशियली पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन उसके अपने एक चोचले होते थे, कुछ ना कुछ अपने एक खुद के अपने लॉ, मतलब इंडिया के लॉ डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं करेंगे। इट हैड अ स्पेशल प्रिविलेज जो महाराष्ट्र के पास नहीं, केरला के पास नहीं, कर्नाटक के पास नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास किया तो हमें बाय डिफॉल्ट वो एप्लीकेबल हो जाता था। जम्मू कश्मीर ऑलवेज हैड दैट प्रिविलेज, जहाँ पे वो बताएगा इंडिपेंडेंस से लेके अब तक उसके पास वो प्रिविलेज था कि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया तो दे हैड अ चॉइस कि वो लॉ उन्होंने अडॉप्ट करना है या नहीं करना है। तो दे टुक देयर टाइम, और एक हफ्ते के बाद जम्मू कश्मीर ने भी क्या कर लिया, जम्मू कश्मीर ने भी लॉ को ये कर लिया, ठीक है ना, अडॉप्ट कर लिया। अभी तो आपको 2 डेट्स याद रखनी है एग्जाम के लिए, अगर आप एग्जाम के लिए जीएसटी को पढ़ रहे हो। इसका तो प्रैक्टिकल का कोई लेना देना नहीं है, बट सम ऑफ यू आर गोइंग टू राइट एग्जाम्स ऑल्सो। तो जीएसटी पूरे इंडिया में कब लॉन्च हुआ था? 1 जुलाई 2017 पे, और जम्मू कश्मीर में कब हुआ था? 8 जुलाई 2017 पे। और उसके बाद जीएसटी का जो ओरिजिनल वर्जन था जो आने वाला था, विच वर वेरी नाइस वर्जन, उसमें जीएसटीआर 1 करके आने वाला था, जीएसटीआर 2 आने वाला था एंड जीएसटीआर 3 आने वाला था। इट वॉज वेरी सिंपल। 1 में पूरा सेल्स का डेटा कैप्चर होने वाला था, 2 में पूरा परचेस का, जिसके ऊपर आपको आईटीसी मिलता है, उसका डेटा कैप्चर होने वाला था। 1 - 2 समझ में आ रहा है ना आपको? 1 में लाइबिलिटी आई, 2 में आईटीसी आया। 1 - 2 जितनी लाइबिलिटी आनी है वो किस में भरनी थी? 3 में भरनी थी। लेकिन आपको पता है ये इतना सिंपल इट वॉज सपोज टू बी, मतलब थियोरेटिकली इट वॉज दैट सिंपल। 1 में जितनी लाइबिलिटीज है उतनी आ जाएंगी सारी, 2 में सारा आपका ये रहेगा, क्या बोलते हैं अपना आईटीसी रहेगा, एंड 3 में आपको नेट पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे एक लॉ उन्होंने बनाया था। इट वॉज अमेजिंग लॉ थियोरेटिकली, बट प्रैक्टिकल लेवल पे जब वो इम्प्लीमेंट करने बैठे इट वॉज ह्यूज डिफिकल्ट। क्रेडिट नोट का क्या होगा, एग्जम्प्टेड प्रोडक्ट का क्या होगा, एक्सपोर्टेड गुड्स का क्या होगा, जो अभी ओपनिंग स्टॉक है उसका क्या होगा, जो स्टॉक जल गया उसका क्या होगा। So many questions were asked and then they understood कि ये as it is law follow करना possible नहीं है, और आज तक वो possible नहीं हुआ। इसलिए हमारे पास R1 है और अभी 1A आया है, 2 था, फिर 2A आया, फिर 2B आया, अब 3 था, 3B आया। तो ये सब शॉर्टकट है। शॉर्टकट मतलब टेम्पररी है, ये रियल नहीं है। जब रियल जीएसटी आएगा तो 1 2 3 होगा। जब रियल जीएसटी, जब हमारा पूरा देश रेडी हो जाएगा। अभी नया लॉ है ना, नया लॉ है तो आपको भी थोड़ा तो 140 करोड़ की जनता है, उसके लिए अगर कोई नया लॉ बनाते हो और वो भी पूरा का पूरा पोर्टल पे चलना है, फिजिकल उसको मिनिमम रखना है,
तो यू कैन अंडरस्टैंड इट्स नॉट दैट ईजी, वो पोर्टल रेडी करना, वो कोडिंग लिखना, तो इट इज़ डिफिकल्ट। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे हमें भी गवर्नमेंट के लिए, हाँ अब एज अ गवर्नमेंट कोई ज़रूरत नहीं थी, मतलब प्राइवेट सेक्टर वाले लोग अगर इतने बड़े बड़े कोड लिख सकते हैं और स्पेस पे जा सकते हैं, मास में जा सकते हैं, तो जीएसटी लॉन्च करना उतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना हम बता रहे हैं। थोड़ी सहानुभूति हम भी रख रहे हैं, लेकिन हम दोनों साइड की बात कर रहे हैं। अगर वो चाहेंगे तो रातों रात जीएसटी बदल सकता है। अब चाहना अलग है, फिर आपको पता है पॉलिटिकल सपोर्ट लेना, अलग अलग देशों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग गवर्नमेंट है, दे डोंट अग्री, तो देयर आर सो मेनी प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे चैलेंजेस है गवर्नमेंट के, उसके लिए नहीं हो रहा है। फिर इन्होंने बोला ये व्हाट इज जीएसटी सर, जीएसटी होता क्या है? तो कैन आई अज्यूम कि आप लोगों को पता है वैल्यू एडेड टैक्स है, ये कॉन्सेप्ट पता है आप लोगों को? शुड आई अज्यूम दिस? अगर नहीं पता होगा तो आई रिक्वेस्ट माई टीम कि वो वैल्यू एडेड टैक्स का जो मेरा लेक्चर है, जो मैंने पुराना जहाँ पे सारा कवर किया है कि वाई इट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स, वो इसके साथ लिंक करें, मर्ज करें, तो यू गाइज विल अंडरस्टैंड। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है। मैंने 100 रुपये की चीज़ ली और इसके ऊपर मैंने 18 रुपया जीएसटी भरा, और मैंने इसको अगर 150 रुपीज़ में बेचा, तो 150 रुपीज़ के ऊपर मान लो मेरा जीएसटी आता है 22 रुपीज़, ठीक है ना, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट नहीं निकालना है, जीएसटी आता है 22 रुपीज़, तो मुझे ये 18 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है ना, ये 18 रुपीज़ का क्रेडिट मिलेगा। ये 22 नहीं लेता ना, 18 का आधा कितना होता है, यहाँ पे 27 आएगा ना, तो 27 का जीएसटी भरना पड़ेगा मुझे। 150 के ऊपर कितना जीएसटी भरना पड़ेगा? 27 का जीएसटी भरना पड़ेगा। तो टेक्निकली तो मैंने 150 के ऊपर 27 जीएसटी भरना है, लेकिन 150 के ऊपर 27 रुपीज़ का जीएसटी मुझे भरना थोड़ी ना क्या होता है। मैंने इनपुट कितने का लिया था? 100 का, 100 के ऊपर 18 रुपीज़ का मेरा जीएसटी मेरे पास क्रेडिट में पड़ा था, एज अ कूपन चलता है वो, तो मुझे 18 रुपीज़ का यहाँ पे क्रेडिट मिलेगा। तो 27 माइनस 18 अगर मैं करता हूँ तो मुझे 9 रुपीज़ का ही जीएसटी भरना है, और 9 रुपीज़ का अगर 50 रुपीज़ के ऊपर अगर आप 18% निकालते हो तभी भी 9 रुपीज़ ही आएगा। मतलब टेक्निकली आपने जो इनपुट लिया उसके ऊपर आपने कितनी वैल्यू ऐड की, नेट टू नेट आपको उतना ही आपके पॉकेट से जाना है, राइट। तो दैट्स द रीजन इट इज नोन एज वैल्यू एडेड टैक्स। पहले ज़माने में क्या होता था? पहला जब ज़माना मतलब जब वैट का या सीएसटी का ज़माना होता था, तो झूठे बिल मार्केट में घूमते थे, जो जीएसटी आने के बाद भी हुआ, फेक बिल मार्केट में घूमने लगे। इसलिए गवर्नमेंट ने अभी 2B लाया। क्या लाया अभी गवर्नमेंट ने? GSTR 2B। 2B का मतलब क्या होता है कि 2A भी नहीं, आपके यहाँ पे क्रेडिट दिख रहा है वो नहीं, क्रेडिट फ्रीज होना चाहिए। फ्रीज होना चाहिए मतलब समझ रहा है ना, पक्का कंफर्म। जितना 2B में है, 2B डायनामिक नहीं है, 2A क्या डायनामिक है। डायनामिक मतलब वो बिल अपलोड करते जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट चेंज होते जाएगा। 14th को बिल फ्रीज हो जाता है कि हाँ बाबा इसके आगे अभी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, जो भी आपके 2B में रिफ्लेक्ट होता है दैट इज योर एक्चुअल क्रेडिट। तो फेक क्रेडिट का काम जीएसटी ने कम किया। अब लोग जीएसटी में माल परचेस क्यों करते? कच्चा बिल क्यों नहीं लेते? बहुत सारे लोग कच्चा बिल लेते थे पहले। कच्चा बिल मतलब नॉन जीएसटी, नॉन टैक्स, टैक्स का रेट बचाते थे कि टैक्स लगेगा। अभी क्यों नहीं ले, अभी क्यों कच्चा बिल नहीं लेते? क्योंकि उनके लिए जो बिल है, एक तो वो ट्रांजैक्शन वाइट हो गया, मतलब इनकम टैक्स वाले उसको वाइट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। पक्का बिल मतलब वाइट ट्रांजैक्शन, जहाँ पे बैंक से पेमेंट गया हुआ है, दैट इज इनकम टैक्स वाला बेनिफिट। और पक्के बिल का जीएसटी में क्या बेनिफिट है? आपको क्या मिलता है? आईटीसी मिलता है। अगर आपके पक्का बिल नहीं होगा आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। इसलिए मार्केट में जो कच्चे बिल पे ट्रांजैक्शन होते थे वो सारे कम हो गए, एंड दैट्स द रीजन आवर इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल नाउ, क्योंकि हमें अच्छा खासा जीएसटी हैज क्रॉस 2 लाख रुपीज पर मंथ का रेवेन्यू, 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू। कैन यू इमेजिन 2 लाख करोड़ का रेवेन्यू? और हमारा जो बजट था, रेवेन्यू बजट था, वो समवेयर अराउंड 40 लाख करोड़ है। मतलब अगर जीएसटी को मैं एवरेज आउट करता हूँ तो देश का 50% बजट का पैसा, रेवेन्यू बजट का पैसा, कैपिटल बजट का नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का नहीं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है उसका 50% खाली एक टैक्स, कौन सा? जीएसटी। और वो भी अभी भी बहुत सारे चोर लोग हैं जीएसटी में। मतलब अगर वो जेन्युइन हो जाएगा और इसी रेट पे अगर हम लोगों को पैसा मिलते जाएगा तो वी कैन डेफिनेटली बिकम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विद इन द गवर्नमेंट का जो टाइम जोन है उसके अंदर। क्योंकि गवर्नमेंट को नया बिजनेस नहीं जनरेट करना है, जो ऑलरेडी बिजनेस का रेवेन्यू लीक हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग अभी भी जो जीएसटी का चोरी कर रहे हैं, खाली उनको रोकना है। बिजनेस ऑलरेडी है, बहुत सारे लोग अभी भी रजिस्टर्ड नहीं है। और मुझे तो कभी कभी गवर्नमेंट का भी फनी लगता है कि आज गवर्नमेंट मोर देन 45 to 50%
रिजेक्ट कर रहा है? देर आर टू रीजन, वन इज करप्शन, एंड जो वो लोग ऑफिशियल रीजन देते हैं वो है कि फेक रजिस्ट्रेशन बढ़ गए मार्केट में. यू हैव हंड्रेड्स ऑफ सोर्सेज थ्रू वेरीफाई कि ये फेक रजिस्ट्रेशन है या जेन्यून रजिस्ट्रेशन है. करप्शन ऑल्सो, मैं ओपनली बात कर रहा है क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है, प्रैक्टिकल कोर्स है तो प्रैक्टिकल बात करनी पड़ेगी. तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के टाइम पे बहुत ज़्यादा करप्शन चालू है. वो आपको क्वेरी भेजते रहेंगे. अगर आपको अपनी क्वेरीज को सॉल्व करना है, एक तो सॉल्व करना है, ऑनलाइन सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हमारे ऑफिस में वही कल्चर है. लेकिन कभी कभी क्लाइंट बोलता है कि नहीं साहब ये डॉक्यूमेंट जो वो मांग रहे मेरे पास है ही नहीं, या ये जो मांग रहे हो लॉजिकल नहीं है. तो हम बोलते हैं सर देखो आपको अर्जेंसी, आपको फाइट नहीं करनी तो फिर आपको ऑफिसर को जाके मिलना पड़ेगा. और ऑफिसर को मिलके क्या ही होता है आपको पता ही है, वहाँ पे दक्षिणा एक्सचेंज होती है, ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है, वो जो क्वेरी थी वो क्वेरी सेटिस्फाइड हो जाती है और फिर रजिस्ट्रेशन अप्रूव होता है. और मुझे बताओ जिसको स्कैम ऐसे भी करना है वो थोड़ी ना क्या ऑफिशियल तरीके से ये रजिस्ट्रेशन लेता होगा. अगर पैसे देके रजिस्ट्रेशन मिल ही रहा है तो जो स्कैमर है वो तो पहले पैसे देके रजिस्ट्रेशन ले लेगा. मतलब गवर्नमेंट ने जिस पॉइंट की वजह से रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल करा और जेन्युइन बिजनेसमैन को भी तकलीफ हो रही है, क्योंकि हमारे बिजनेस हमने कितने रजिस्ट्रेशन किए हमें पता है, 25-25 पॉइंट का तो क्वेरी भेज रहे हैं. जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, गवर्नमेंट से पैसे नहीं मांग रहे. जीएसटी रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट का क्या लॉस है? गवर्नमेंट का तो क्या होने वाला है? अरे जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, फायदा ही होगा ना उनका. तो रजिस्ट्रेशन लेवल पे क्यों आप रिजेक्ट कर रहे हो? मेरा क्या है, आपको किसी को रोकना है ना, किसी को पकड़ना है ना, आप एक काम करो उसको रजिस्टर्ड कर लो एंड देन कीप क्लोज वॉच ऑन हिम ना. आपके पास सॉफ्टवेयर है, एआई है, सब कुछ तो है. आपको जहां लगे कि ये फ्रॉड करने वाला है उठा लो उसको, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो उससे अच्छा ही है ना. आपके वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सब कुछ दे देता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये वो, बैंक कहाँ पे रहता है, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट, सब तो दे ही रहा है आपको. आपको रजिस्टर्ड होने के बाद उसके ऊपर एक्शन लेना बहुत आसान होगा ना, एज कंपेयर टू जो रजिस्टर्ड ही नहीं है और वो मार्केट में खुलेआम फ्रॉड कर रहा है. तो मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों को आप रजिस्ट्रेशन दे दो. 90% भी बोलने की 99% लोग जेन्युइन टैक्स पेयर है. वो टैक्स भरने के लिए रजिस्टर, बिजनेस चालू करने के लिए रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, नए बिजनेसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं. अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड, आरओसी और जीएसटी इन दो ही लोगों का कंप्लेंट है अभी अपने को प्रैक्टिकल लाइफ में. आरओसी वाले नाम अप्रूवल नहीं दे रहे टाइम पे, उसमें भी करप्शन है. आपको सारे नाम मिल जाते हैं लेकिन करप्शन है, ठीक है. और दूसरा ये जीएसटी वाले, अगर ये जीएसटी वालों ने 1 दिन 2 दिन में अगर रजिस्ट्रेशन देना चालू कर दिया और आरओसी वालों ने अगर 1-2 दिन में कंपनी या एलएलपी इनकॉर्पोरेट करना चालू कर दी, बिलीव मी कितने सारे बिजनेसेस बहुत आसानी से चालू हो जाएंगे. और इसमें लॉस किसी का ही नहीं है. हम कंसल्टेंट लोगों का फायदा है क्योंकि हमें बिजनेस मिलेगा, वो बिजनेस का फायदा होगा क्योंकि उसके माइंड में आइडिया आई, विदाउट फ्रस्ट्रेशन उसको बिजनेस रजिस्टर्ड करके मिल गया, तो ही विल बी हैप्पी ऑन द कंट्री. यार कितनी आसान कंट्री है, कितना आसानी से यहाँ पे बिजनेस रजिस्टर्ड हो जाता है. और जबकि उसने सुना है सबसे कि इंडिया में बिजनेस रजिस्टर्ड करना इतना आसान नहीं है, आप उसको आसान करके रख रहे हैं. दैट न्यूज़ विल गो ग्लोबली. हाँ कि यार सच में इधर अभी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चालू हो चुका है. एंड देन गेटिंग थिंग्स विल नॉट बी डिफिकल्ट हियर, क्योंकि बाकी सब तो ठीक है. बाकी बैंकिंग फैसिलिटीज को थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा. करंट अकाउंट ओपन करने के लिए बैंक वाले अलग से नाटक कर रहे हैं अभी. तो ये 2-3 मतलब अभी गवर्नमेंट ने ना 90% प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए हैं. कंपनी इनकॉर्पोरेशन के पास साथ आपको पैन 10 आ जाता है. और अभी भी वो पैन 2.0 के साथ वो न्यूज़ आ रहा है कि 10 की अलग से ज़रूरत नहीं है. पैन इटसेल्फ इज अ वैलिड डॉक्यूमेंट. तो आपको 2 डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स के 2 अलग अलग डॉक्यूमेंट रखने की क्या ज़रूरत है? लॉजिकल है. यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, आप उसको यूज़ करो जैसे यूज़ करना है. जबकि वो भी फिर भी 2 है, आधार और पैन रखने की भी ज़रूरत नहीं थी. आधार को ही क्या कर लेना चाहिए था, कंसिडर कर लेना चाहिए था. कंपनी का आधार को उद्यम बोलते हो और मतलब एंटिटीज के आधार को उद्यम बोलते हैं और हम इंडिविजुअल्स को एक ही डॉक्यूमेंट ना. कीप 1 डॉक्यूमेंट फॉर ऑल. अपने हर जगह पे डॉक्यूमेंट अलग अलग बढ़ा दिए तो उससे क्या हो जाता है ना, लोगों का कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाता है. बट स्टिल वी आर प्रोग्रेसिव इकोनॉमी, एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट. ऐसा नहीं कि यूएसए में परफेक्ट है. हाँ यूएसए, कनाडा, दुबई ये सारे हमसे आगे है, सिंगापुर वगैरह, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा कम है, एडमिनिस्ट्रेशन के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, लोग थोड़े मैच्योर्ड है,
लोग अच्छे हैं, मतलब कुछ बोलती है गवर्नमेंट तो सुनते हैं वो लोग, मेजॉरिटी ऑफ देम। हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी अपोज करता है। तो देर आर लॉट ऑफ ग्राउंड लेवल चैलेंजेस। मतलब मैं थेरोटिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा आपको बात बताने वाला हूँ कि जीएसटी इज द वन ऑफ द परफेक्ट लेजिस्लेशन दैट गवर्नमेंट हैज एवर थॉट ऑफ। आज के इतिहास तक का सबसे परफेक्ट लेजिस्लेशन जीएसटी है, परफेक्ट लेजिस्लेशन लेवल पे। इंप्लीमेंटेशन लेवल पे वो तेजस्वी लोग ऐड हो जाते हैं फिर, और फिर इंप्लीमेंटेशन लेवल पे गैप्स क्रिएट हो रहे हैं। बट द रिटन लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द perfect legislation that somebody could have thought, and this is going to become history and the basis for the legislation that are going to get formed across globe कि इंडिया वालों ने जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट किया, दो इट वाज दैट कॉम्प्लिकेटेड। उनसे लर्न करो। ये लर्न करने के लिए हमारे पास फॉरेन के लोग आएंगे और वो लर्न करेंगे कि ओके ऐसे होता है, ओके ये टेक्नोलॉजी आप यूज़ करते हो, वो ऐसे आप कंट्रोल करते हो। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड जहाँ पे आप लोग हो जो जीएसटी को बदलते हुए और बनते हुए देख रहे हो। तो एक लेवल पे तो फ्रस्ट्रेट होना है हम लोगों को कि अरे यार हर 2 महीने में अमेंडमेंट आता है, हर 3 महीने में अमेंडमेंट आता है। लेकिन आप सोचो ना, जस्ट ट्रैवल 5 ईयर डाउन द लाइन इन द टाइम लाइन, और 5 साल के बाद ये लॉ ऑलमोस्ट परफेक्ट हो जाएगा। यू विल हैव लॉजिक फॉर एवरीथिंग, यू विल हैव आंसर फॉर एवरीथिंग कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ई इनवॉइसिंग क्यों लाया, ई वे बिल क्यों लाया। यू विल हैव आंसर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि आपने वो नहीं वाला पीरियड भी देखा है जब ये सब नहीं था, ये परफेक्ट नहीं था, और ये परफेक्ट होते हुए देखोगे आप तो आपको खुद को प्राउड फील होगा, क्योंकि वो नए लोगों को समझेगा ही नहीं जो 2030 के बाद इस मार्केट में आएंगे, उनको समझेगा ही नहीं कि क्या है, क्या डिफिकल्टीज थी, और आपको सब पता है। एंड देन एवरी चेंज इन द लेजिस्लेशन विल हैव लॉजिक इन योर माइंड कि आपको पता होगा कि ये क्यों चेंज हुआ है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे। तो मैंने बताया कि जो कच्चे बिल घूमते थे मार्केट में वो बंद हो गए। बंद होने के मैंने बोला बंद हो गए, लेकिन आपको प्रैक्टिकल समझ में आया जब मैं बंद बोलता हूं तो आपको कम सुनाई देना चाहिए कि बंद नहीं हुए लेकिन कम हुए। ठीक है ना? कच्चा बिल अभी भी जाता है, ब्लैक में बिजनेस अभी भी होता है, फेक बिल अभी भी जाते हैं, फेक ईवे बिल भी बनते हैं। ठीक है ना? सब बन रहा है, लेकिन जो पहले एकदम खुलेआम होता था वो अभी चोरी चोरी हो रहा है। ठीक है ना? जो पहले पकड़े नहीं जाते थे अभी पकड़े जाने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा बेटर होते जा रहा है। सर जीएसटी भरता कौन है, एक्चुअली कौन पे करता है? तो जीएसटी की सीरीज में कौन कौन होता है? एक तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है, मैन्युफैक्चरर के आगे डिस्ट्रीब्यूटर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर के आगे होलसेलर होता है, होलसेलर के आगे रिटेलर होता है, रिटेलर के आगे कंज्यूमर होता है। ऐसे सिंपल चेंज बना दी। वैसे तो मैन्युफैक्चरर भी कभी कभी 3-3, 4-4 होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी 3-3, 4-4 होते हैं, होलसेलर भी अलग अलग लेवल के होते हैं, और रिटेल वाला होता है जिससे आप एक्चुअली गुड्स परचेस करते हो। तो गुड्स या सर्विसेज के ऊपर जीएसटी भरता कौन है, एक्चुअली किसके पॉकेट में से जाता है? फाइनली कंज्यूमर। ठीक है ना? क्योंकि इट्स अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। आपको जीएसटी नहीं भरना है तो आपको सिंपली क्या नहीं करना है? कंजम्पशन करना बंद कर दो। कंजम्पशन कम होगा तो यू विल पे लेस जीएसटी, कंजम्पशन आपका ज़्यादा होगा यू विल पे, अल्टीमेटली आपके पॉकेट से जाना है। आपने शर्ट 1000 का लिया तो 1000 के ऊपर जीएसटी भरोगे, 10,000 का लिया तो 10,000। तो आप कभी भरते नहीं हो, मतलब यू डोंट पे जीएसटी डायरेक्टली, इसलिए तो आपके ऊपर जो टैक्स है उसको क्या बोला जाता है? इनडायरेक्ट। तो कौन कलेक्ट करता है आपसे रिटेलर कलेक्ट करता है। रिटेलर ने किसको दिया होता है? होलसेलर को। होलसेलर ने किसको दिया होता है? और डिस्ट्रीब्यूटर ने किसको दिया होता है? और मैन्युफैक्चरर ने यहाँ से हर बंदे ने गवर्नमेंट को जितना जितना उनका वैल्यू एडिशन है, हर बंदे ने क्या किया होता है? वैल्यू एडिशन किया होता है ना। तो गवर्नमेंट सबसे थोड़ा वो सप्लाई चेन मैकेनिज्म में सबसे थोड़ा कलेक्ट करते रहती है। तो गवर्नमेंट तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसेस की है। जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बिजनेसेस की है। लेकिन एक्चुअली जीएसटी किसके पॉकेट में से जाता है? कंज्यूमर के, क्योंकि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। याद रखोगे, इज ऑल्सो कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स क्यों बोला जाता है? तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है,
और यहाँ पे नो कैस्केडिंग इफेक्ट का भी बोला है। वो मेरा लेक्चर आप देख लोगे वैल्यू एडिशन का, तो वहाँ पे कैस्केडिंग को भी मैंने बहुत डिटेल में कवर किया। आई डोंट वांट टू टेक दैट अगेन द सेम लेक्चर, क्योंकि मुझे लगता है साइली ने कवर किया है, आपको ट्रेनिंग रिसेंटली कवर किया होगा ना, मतलब ये जो नए लोग हैं उनको पता है कि क्या है। शायद एक दो सुशांत वगैरह तभी नहीं होगा। प्लीज़ सी व्हाट इज़ मिस्ड एंड देन प्लीज़ लर्न दैट, क्योंकि ये कैस्केडिंग वाला एक पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। उसका एक मैंने टेबल बनाया हुआ है, और ये अलग अलग पॉइंट ऑफ टैक्सेशन कैसे डिज़ाइन हुए थे पास में। तो फर्स्ट पॉइंट लेवी, लास्ट पॉइंट लेवी एंड देन मल्टी पॉइंट लेवी एंड देन जीएसटी, ठीक है ना। तो ऐसे मैंने 4 लेवीज के बारे में बताया गया है। जो इतिहास है, इट इज़ जस्ट अ हिस्ट्री, ठीक है ना। वो इतिहास को मैं बार बार नहीं पढ़ाना चाहता, देन हम हमेशा इतिहास खत्म करके चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग ज्ञानील बन जाते हो और आप लोग फिर ट्रेनिंग में आना बंद कर देते हो, तो वो सब होता है। तो आई वांटेड टू कीप दिस कंटिन्यू नाउ, क्योंकि हमने ई-पैक को ऑफिशियली लॉन्च किया है। अगले साल से ये कमर्शलाइज हो जाएगा, अगले साल से ये मोनेटाइज हो जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट ईयर, तो वी आर कीपिंग इट फ्री। तो जिन भी लोगों को ई-पैक से जुड़ना है, हमारा एक ई-पैक का व्हाट्सअप का ग्रुप है। आप हमारे किसी भी कोऑर्डिनेटर को या इवन दो व्हाट्सअप नॉर्मल यूट्यूब पे कमेंट भी डाल दोगे आपका मोबाइल नंबर, तो वी विल ऐड यू, और जस्ट आस्क फॉर द नंबर, ऑफिस का नंबर यूट्यूब चैनल पे हमारे होता है डिस्क्रिप्शन में, किसी ना कहीं पे, या तो वेबसाइट पे होगा कहीं। आपको हमें ढूंढना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वी आर देयर इन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए और बोलिए ई-पैक के ग्रुप में मुझे ऐड कर दीजिए। वी विल ऐड यू गाइस टू द ई-पैक का ग्रुप, वेयर यू विल गेट अपडेट अबाउट द लेक्चर्स एंड लिंक एंड ऑल। अभी हम अलग अलग ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं। आई वॉन्टेड टू शेयर इट ऑन द वन पर्टिकुलर सिंगल ग्रुप एंड दैट्स ऑल, ठीक है ना। तो वो थोड़ा आपको भी मेहनत करना पड़ेगा साहब, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आपको भी। तो जो पुराने लॉ थे ना, उसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी। डेफिशिएंसी मतलब समझते हैं ना, कुछ कमियां थी। जैसे वैट जो था वो स्टेट लेवल का था। वैट किसका था? स्टेट का। तो महाराष्ट्र का जो वैट होता था ना, उसका सेटअप गुजरात में नहीं मिलता था। तो महाराष्ट्र से अगर आपने गुड्स लिया और गुजरात में जाके बेचोगे, तो महाराष्ट्र के वैट का आपको सेटअप नहीं मिलता था। मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, तो मैं सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड हुआ करता था, विच वॉज अ सेंट्रल लॉ। और वैट किसका लॉ होता था? स्टेट का, महाराष्ट्र स्टेट का, और गुड्स के ऊपर लगता था। तो क्या सर्विस प्रोवाइडर गुड्स नहीं परचेज करता? लैपटॉप गुड्स नहीं। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं लैपटॉप लेता हूँ, कैमरा लेता हूँ, अपने ऑफिस के लिए एसेट लेता हूँ, फर्नीचर लेता हूँ, एयर कंडीशन लेता हूँ, उसके ऊपर मैं वैट भरता था। और वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स था, और मुझे भरना क्या पड़ता था? सर्विस टैक्स। तो मेरा सिंपल सा सवाल क्या रहेगा, क्या वैट सर्विस टैक्स के सामने सेट ऑफ होगा? कितना नॉनसेंस का क्वेश्चन है। वैट के सामने सेट ऑफ होगा, सर्विस टैक्स मतलब जो बिजनेस वैट में रजिस्टर्ड है और जो सर्विस लेते थे एज ए इनपुट, उनको सर्विस टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलता था। और जो सर्विस में रजिस्टर्ड होते थे उनको वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था। आपको समझ रहा है प्रॉब्लम क्या था? मैं मेन प्रॉब्लम आपको बता रहा हूँ। सेम विथ एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज वॉज अ सेंट्रल लॉ, तो सेंट्रल का क्रेडिट स्टेट को नहीं मिलता था, स्टेट का क्रेडिट सेंट्रल को नहीं मिलता था। वो और आज भी मेंटेन किया है उन्होंने, आपको पता है। आज भी एचजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के सामने नहीं सेट ऑफ होता। समझ में आ रहा है? एचजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी के सामने सेट ऑफ नहीं होता। एचजीएसटी का एचजीएसटी के सामने ही होता है, सीजीएसटी का अभी भी उन्होंने वो मिक्स नहीं किया है, अभी भी वैसा ही है। वो एस का एस के सामने, सी का सी के सामने। तो प्लीज वो एक बात हमेशा याद रखो, सेंट्रल के क्रेडिट स्टेट में नहीं सेट ऑफ, क्योंकि दो अलग अलग गवर्नमेंट है भाई। सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग है, स्टेट की गवर्नमेंट अलग है। ये होने के लिए एक होना चाहिए था, नेशनल जीएसटी बनना चाहिए था। लेकिन फिर मैंने क्या बोला, वो थ्योरी हो गई कि पूरा देश एक होना चाहिए, सारे लोग एक होने चाहिए। ये थ्योरी हो गई ना, सारे लोग एक होने चाहिए। आप देखो, देश एक है हमारा कि हम राज्यों में बटे हुए हैं? राज्य, फिर राज्य एक है हमारा, क्या पूरा महाराष्ट्र एक साथ काम करता है? नहीं, फिर हम जिलों में बटे हुए हैं। क्या पूरा जिला साथ में काम करता है? नहीं, फिर तालुका में बटे हुए हैं। क्या पूरा तालुका एक साथ काम करके? नहीं, फिर विलेजेस में बटे हुए। क्या पूरा विलेज एक साथ काम करता है? नहीं, फिर वो क्या बोलते हैं, वो अपर साइड, लोअर साइड, फिर ये पार्टी वाले, वो पार्टी वाले, ये जात वाले, वो जात वाले, ये धर्म वाले, वो धर्म। तो मतलब विलेज भी बटा हुआ है। क्या आप जिस गली में रहते हो गली साथ में कुछ काम करती है? नहीं, वो भी नहीं सर, वो भी बटी हुई है। एक काम करते हैं, आपकी तो फैमिली साथ में रहेगी ना, पूरी जो खानदान आपका दादाजी का रहेगा, सारे भाई, सारे चचा, सारी चाची, सारी मासी, सब लोग साथ में काम। नहीं, वो भी नहीं सर, वो भी बटे हुए हैं। अच्छा, आपका घर, तो जो घर में 4 लोग रहेंगे वो तो साथ में कुछ करने का सोचते रहेंगे ना? नहीं सर, वो भी बटे हुए हैं। तो दिस इज नॉट यूनाइटेड इंडिया, दिस इज डिवाइडेड इंडिया। लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट, ठीक है ना।
कभी कभी कुछ कुछ जो कड़वे सच होते हैं ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम डिवाइडेड है तो है, हाँ कुछ चीज़ों ने हमें साथ में रखा हुआ है, तो गांव लेवल पे हम कुछ है, थोड़ा प्रोटेक्शन होता है, थोड़ा सेफ्टी रहता है करके गांव लेवल पे हम साथ में हैं। तालुका लेवल पे कुछ बेनिफिट मिलती है तो तालुका लेवल पे हम साथ में हैं, तो बेनिफिट के लिए हम साथ में आ जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हम डिवाइड हो जाते हैं। तो दिस इज हाउ इट इज। तो हमारे देश में एक ही जीएसटी अगर होता तो सोचो ना, खाली जीएसटी होता तो कितनी तुम्हारी जिंदगी आसान होती। अकाउंटेंट लोगों, तुमको तो पता होना चाहिए ना, रिको नहीं करना पड़ता, सी के सामने क्या माइनस होगा, एस के सामने क्या माइनस होगा, आई के सामने क्या माइनस होगा, कुछ नहीं, खाली जीएसटी होता। इनपुट लेते, जीएसटी भरते, आउटपुट देते, जीएसटी पे कर रहा था, जीएसटी के सामने जीएसटी माइनस हो जाता। इट वुड हैव बीन वेरी इजी। उसको नेशनल जीएसटी बोलते हैं जो कुछ देशों में है, या नेशनल वैट बोलते हैं जो कुछ देशों में है, लेकिन वो देश छोटे हैं, उसमें हमारे जितने डिविजन्स नहीं है। इंडिया एक देश नहीं है, इंडिया 27-28 देशों का एक बना हुआ देश है, और पॉपुलेशन भी उतना है। आपको पता है ना, वी आर ऑन द टॉप, मतलब कहीं तो हम लोग टॉप पे है। पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन, ठीक है ना, नहीं है तो है। सबसे ज्यादा प्लैनेट पे लोग कौन से देश में हैं? इंडिया में है, भारत में है, तो अच्छी बात है कि नहीं है? कहीं पे तो फर्स्ट है ना। जीडीपी वगैरह में हम 4th पोजीशन पे, दैट्स ओके, आ रहे थोड़ा 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 प्रोग्रेस चालू है, ठीक है। तो पुराने सिस्टम में क्या था? बहुत सारे डेफिशिएंसीज थे। जानना चाहते हो सारे डेफिशिएंसीज, पुराना सिस्टम कितना घटिया था? नहीं। क्यों नहीं जानना है? क्योंकि जान के क्या ही कर लोगे। अब अभी वाला जो है वो जान लो, और फिर 2 साल के बाद बोल देना पुरानी सिस्टम में ना डेफिशिएंसीज थी करके नया जीएसटी आया। समझ रहा है? तो जिस जोन में रहते हो, जिस पीरियड में रहते हो, उस पीरियड का लॉ पढ़ लो, और आपके नजरों के सामने लॉ बदलेगा। क्योंकि मेरा लॉ परफेक्ट नहीं है, मेरा लॉ आसान नहीं है, सिंपल नहीं है। आपको जितनी गालियां देनी है दे दो, लेकिन यही लॉ है जो आप लोगों का घर चला रहा है, ठीक है। तो एक लेवल पे इसको एम्ब्रेस करो, और दूसरे लेवल पे देखो कि हाँ देयर इज लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। और आपको किसने बोला कि आप सजेशन नहीं दे सकते? आप लिखो, मिनिस्ट्री को मेल लिखो, ईमेल लिखो कि देखो लॉ में यहाँ पे चेंज हो सकता था, यहाँ पे चेंज हो सकता था, यहाँ पे। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी तो ये जिम्मेदारी ही बनती है कि लॉ में अगर कुछ इम्परफेक्ट है तो हमारी सीए इंस्टीट्यूट की देयर इज अ कमिटी कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी। हमें वो इनडायरेक्ट टैक्स कमिटी को अपने ओपिनियन देने होते हैं कि सर देखो ऐसा ऐसा इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। वो कमिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंटेशन देती है। एंड लेट मी टेल यू दिस विथ वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू नो विथ प्राउड, हमारे रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट इनकॉर्पोरेट करता है। मतलब आपका जो ओपिनियन है वो वेस्ट नहीं जाएगा अगर आपने सच में कोई एक लॉजिकल बात अगर उनको बताई तो। लेकिन लोग कैसे, आपको ही पता है ना, चाय की टपरी पे खड़े रह के बड़ी गॉसिप करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आएगी तो अरे तू आप रहने दो, क्या ही करना है, हाँ कर लेगी, कोई ना कोई तो ईमेल लिख ही लेगा ना, अपन वेट करते हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि ये परफेक्ट कब बनेगा। बन रहा है, हर 3 महीने में, हर 2 महीने में एक सुपर अमेंडमेंट आ रही है। एक आध अमेंडमेंट ऐसे, तो जो मैं छोटी छोटी अमेंडमेंट हर 15 दिन में आ रही है उसकी बात नहीं कर रहा। एक 2 से 3 महीने के बाद जीएसटी का चेहरा चेंज होते जा रहा है। ऐसा कुछ तो नया लेकर आ रहे हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था। तो आप लोगों को अभी जीएसटी क्यों पढ़ाना चालू कर रहा हूं मैं? क्योंकि अभी एक अच्छा खासा वर्जन उसका, एक बोलते हैं ना, एक अवतार बन चुका है। अभी पढ़ लो सारा जीएसटी, टोटल जीएसटी स्टार्ट टू एंड, पूरा पढ़ लो जीएसटी पूरा। कितना भी मेहनत लगने दो, 50 के 100 घंटे लगने दो, चलो पढ़ लो। मेरे से समझता है मेरे से पढ़ो, मेरे से नहीं समझता, जो नहीं समझता उतना कॉन्सेप्ट यूट्यूब पे पढ़ लेना। जो कॉन्सेप्ट मैं बोलूंगा, मान लेते तुमको नहीं समझा, आप नहीं अटेंड करके थे लेक्चर, और हमारा रिकॉर्डिंग भी नहीं है, कहीं से तो पढ़ लो। लेकिन एक बार जीएसटी पढ़ के पूरा, एक तो लॉ ऐसा रखो अपनी जिंदगी में जिसको स्टार्ट टू एंड पूरा पढ़ लिया, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद जब जब अमेंडमेंट्स आएंगी मुझे आके बोलो, सर अमेंडमेंट आया गया, नहीं समझ रहा, आप फटाक से क्या कर लो, खाली अमेंडमेंट का लेक्चर ले लो। तो लाइव लेक्चर में भले आ जाओ, ऑडिट का मॉड्यूल चालू है, आप बोलो कि कुछ जीएसटी में कुछ एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, या कोई केस लॉ आया हुआ है, कोई बड़ी बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, सर उतना बता दो। तो होगा कि आपका जब पूरा बिल्डिंग रेडी हो जाएगा ना, जीएसटी का पूरा हर फ्लोर रेडी हो जाएगा ना, तो उसमें छोटे मोटे वेरिएशन लाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड लेट्स हैव द विजन कि आने वाले 2 से 3 साल में लेट्स बिकम वन ऑफ द बेस्ट
टैक्स कंसल्टेंसी फर्म, टैक्स एंड लॉ दोनों, मतलब केसेस हैंडल करने वाली, लिटिगेशन हैंडल करने वाली, वन ऑफ द बेस्ट फर्म, क्योंकि हमारे जूनियर को भी लॉ पता है ना, लॉ पता है, लॉ मतलब सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉजेस, जूनियर्स को पता है, तो ऑब्वियसली सीनियर्स को तो पता होगा ही। तो क्लाइंट को नोटिस आने के बाद सब लोग किसी ना किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढते हैं। वो जो परफेक्ट होता है ना, कभी परफेक्ट नहीं होता, वो खाली बाकी लोगों से बेटर होता है। और बाकी लोगों से बेटर होना मतलब, जैसे आज आपके पास जीएसटी फाइलिंग का काम आता है, आपके पास जीएसटी पेमेंट का काम आता है, ई वे बिल बनाने का काम आता है कि नहीं? वो बेसिक्स हो गया। मैं चाहता हूं आपके पास या जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कैंसलेशन, अमेंडमेंट का काम आता है, वो भी अच्छा कर रहे हैं हम, और अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे, किसी से 3,000, किसी से 5,000 रुपया ले रहे हैं। वी आर मेकिंग गुड मनी, बट इट्स नॉट ऑसम मनी। आपके पास महीने के अगर 10 नोटिस आ गए तो कितने आएंगे पता है आपको? P2P का नेटवर्क आपका ऑलरेडी बन चुका है, वो लोग जीएसटी के नोटिस का रिप्लाई नहीं दे सकते, बिकॉज दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिसर्च। एक नोटिस का 1 लाख रुपया पकड़ते हैं हम लोग ऑन एन एवरेज। महीने के अगर 10 नोटिस आ गए तो कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपया। दैट्स द स्ट्रेंथ जीएसटी हैज। और बहुत ही बेसिक सा नंबर मैं आपको बता रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि अरे आपने 100 करोड़ का केस, जिसे अंजेश हैंडल करता है, अंजेश हैंडल करता है डायरेक्टली 150 करोड़ का फ्रॉड। जीएसटी का फ्रॉड हुआ है, 150 करोड़ का अरेस्ट होने वाला है या अरेस्ट हो चुका है, अब अंजेश के पास मैटर जाता है। अब जिसका 150 करोड़ का फ्रॉड है, या एटलीस्ट गवर्नमेंट क्लेम कर रहा है कि आपने 150 करोड़ का फ्रॉड किया है, उससे फी कैसे लोगे? 15,000। अरे जिसने 150 करोड़ का फ्रॉड किया उससे फी भी तो वैसे लेंगे ना। तो वैसा एक तेजस्वी इंसान आपको कभी ना कभी रास्ते पे मिल जाएगा जो आपको करोड़पति बना के छोड़ देगा, लेकिन आपको मार्केट में तब तक नाम बनाना पड़ेगा। तो फाइलिंग एंड रजिस्ट्रेशन पे हमने अपना नाम, रिकॉर्डेड लाइन पे पूछ रहा हूं, फाइलिंग रजिस्ट्रेशन पे हम लोगों ने अपना एक अच्छा नाम बना दिया है। वी आर बेस्ट एंड आई फील प्राउड ऑन यू गाइज। मतलब कंसल्टेंसी टीम को मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करता, रिकॉर्डेड लाइन पे कर रहा हूं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन का जो काम हमारे ऑफिस में होता है जिस तरीके से, उस तरीके से मैंने किसी ऑफिस में, मैं इतने चार्टर्ड 300 प्लस चार्टर्ड अकाउंटेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हूं, किसी के ऑफिस में वो लेवल ऑफ कमिटमेंट, डेडिकेशन नहीं देखा जो हमारे ऑफिस में होता है। फाइलिंग वी आर द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि अभी वो हो चुका है ना, वो लेवल हमने क्रॉस कर लिया है, अभी रेडी हो क्या अगली लेवल के लिए, जहां पे आपके छोटे मोटे डाउट नहीं आने चाहिए। आरसीएम का पेमेंट कैसे करेंगे, आरसीएम का सेट ऑफ कैसे लेंगे, रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड क्या होता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है, अमेजॉन के जो वेंडर होते हैं उनका जीएसटी कैसे जाता है, ओला उबर वालों का जीएसटी कैसे जाता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर मतलब क्या होता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लेवल ना। लेवल 1 आपको आ चुका है, ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर आपको समझ में आता है। देयर आर कॉम्प्लेक्स बिजनेस, तो वो कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस को भी समझते हैं ताकि उनकी फाइलिंग के पेमेंट आपको ज़्यादा मिलेंगे। यू बिकम वन ऑफ द बेस्ट वर्चुअल कंपनी फॉर जीएसटी कंप्लायंसेस, दैट इज माई विजन। एंड देन लिटिगेशन, यस, साइली इज गेटिंग रेडी, आई एम गेटिंग रेडी, आरती इज गेटिंग रेडी, अंजेश इज ऑलरेडी रेडी। 3-4 लोग हो गए हमारे लिटिगेशन हैंडल करने के लिए बेस्ट। और आने वाले दिनों में हमें ट्रैवल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे कोर्ट्स भी कहाँ पे शिफ्ट होने वाले, वर्चुअल वेयरिंग पे शिफ्ट होने वाले। तो उसके पहले तैयारी करते हैं, 1-2 साल और थोड़ा और कसते अपने आप को, और थोड़ा परफेक्ट बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के केसेस पढ़ते हैं, हाई कोर्ट के केसेस पढ़ते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी डीप नॉलेज बेस ऑफ जीएसटी कि हमारे पास अगर कोई क्वेरी आता है, हमारे पास अगर कोई नोटिस आता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास उसका आंसर नहीं है। वी शुड बी द फुल एंड फाइनल स्टॉप। अगर हमारे पास उस चीज का आंसर नहीं है, मतलब वो आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। वी हैव टू गो टू दैट एक्सटेंट एंड इट टेक्स टाइम। जीएसटी को अपनी भगवत गीता समझ लो, अपना कुरान समझ लो, अपना बाइबल समझ लो, अपना एक रिलीजियस ग्रंथ समझ लो। रोज सुबह उठ के 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, वैसे तो बोला जाता है कि अगर आपको महान बनना है किसी सब्जेक्ट में तो डेली 3 घंटा उस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है। एंड विद इन अ ईयर यू विल बिकम अ ग्रेट पर्सनालिटी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट को अपना लो, सारे सिलेबस को अपनाने की जरूरत नहीं है। जो कोर एरियाज है उसको, और उसको बार बार पढ़ो, इतनी बार पढ़ो कि उसको आपको मतलब यू आर देयर।
People will call you for understanding this. I feel proud. I have never told you this, I guess. जिन्होंने मुझे बनाया है, जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया है, सर आज मुझे फ़ोन करके पूछते हैं, राम इसका जीएसटी में इम्पैक्ट क्या होगा, इसका इनकम टैक्स में इम्पैक्ट क्या होगा. एंड लेट मी टेल यू दिस फैक्ट ऑल्सो, ही डजेंट हैव पेशेंस व्हेन ही कॉल्स. मतलब वो क्वेरी कॉल पे पूछते हैं और चालू कॉल पे ही मुझे उनको आंसर देना है. ही इज़ नॉट बॉदर वेदर आई एम ट्रैवलिंग, वॉकिंग, ईटिंग, शीटिंग. नो, इट्स नॉट कि मैं रिसर्च करके आपको रिप्लाई करता हूँ. ही वॉन्ट्स रिप्लाई नाउ बिकॉज ही जस्ट वॉकिंग टू समवन्स ऑफिस जहाँ पे शायद वो मुद्दा उठे एंड ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर वो टैक्सेशन के ऊपर अगर आए तो उसका टैक्स में इम्पैक्ट क्या होगा. और आप कभी मेरे साथ ट्रैवल करते हो तो मैं उनकी जब भी कॉल आते हैं, यू कैन लिसन दोज कॉल्स ऑन द स्पीकर. जो स्ट्रक्चर वो बनाते हैं या जो स्ट्रक्चर का वो सवाल पूछते, इट्स नॉट दैट ईजी. एंड देन आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि जो उन्होंने बनाया है उसमें कुछ है. बनाया उन्होंने ही है, लेकिन जिसको बनाया है, मतलब जो मुझे है, मैंने उसको रिटेन किया है, वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना. मतलब जितना गुरु का रोल है वो उन्होंने प्ले किया है. अब जो शिष्य का रोल होता है वो तो मुझे प्ले करना था. एंड इफ आई स्टॉप रीडिंग दिस अज्यूमिंग कि आई तो नो जीएसटी, लाइक ओ वाओ, लाइक ओ व्हाट एल्स आई वांट, आई नो एवरी सेक्शन ऑफ जीएसटी, आई नो एवरी. इफ आई अज्यूम दिस then I won't be relevant in the market within 6 month time. 6 महीने के अंदर मैं outdated होने वाला हूं if I just assume that I know everything. तो प्लीज हैव दैट ओपन हार्ट, जहां पे हम नॉलेज बेस क्रिएट करेंगे, लेकिन जो नॉलेज बेस क्रिएट किया है उसको बार बार अपडेट करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ही चेंज कर रहा है इसको. तो कितना अच्छा है. और मैं इनकम टैक्स रोक के जीएसटी के ऊपर क्यों आया? लेट्स वेट टिल द फेब ना. फेब मंथ तक वेट करते हैं. किस चीज़ का? बजट का. ठीक है ना. क्या पता निर्मला सीतारमण जी ने जो 6 महीने पहले बोला था, बहुत सीरियसली बोला था कि कैजुअली बोला था, इफ़ शी इज़ रियली गोइंग टू ब्रिंग न्यू इनकम टैक्स, तो मैं जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स है उसको क्यों पढ़ाऊँ आपको? उसको तो पढ़ाया है, बहुत बार पढ़ाया, तो उसकी रिकॉर्डिंग्स है, वो देख लो अगर आपको इनकम टैक्स समझना है. और वैसे भी अभी कोई इनकम टैक्स का कोई ड्यू डेट नहीं है. जितना होना था वो हो चुका है. 31 दिसंबर तक थोड़ा बहुत काम आएगा, उतना मैनेज कर लो. लास्ट का 1 महीना है, बाकी इनकम टैक्स का काम तो आने वाला है अगले साल ही. ये समझ में आया? तो हम लोग जीएसटी क्यों कंप्लीट कर रहे हैं? तो जीएसटी करेंगे, फिर टीडीएस करेंगे. पहले जीएसटी करेंगे, फिर अकाउंटिंग, ऑडिटिंग. जो जो मॉडल्स हमें प्रैक्टिकल लाइफ में अब भी यूज़ होने हैं उनको प्रायोरिटी पे लेके मैं ख़त्म कर रहा हूँ. और आप देख लो मैं करना क्या चाहता हूँ. जितने मॉड्यूल्स है ई पैक के, मैं सारे मॉड्यूल ऑन करके रख रहा हूँ. सारे मॉड्यूल का बेसिक कवर करके रख रहा हूँ ताकि बेसिक्स कवर हो जाए. फिर आप मुझे जैसे ग्रुप पे डालोगे, ट्रेनिंग ग्रुप को आपको सबको एक्सेस है, जैसे आप मैसेज डालोगे सर कल ऑडिट है, कल इंटरनल ऑडिट है, और इंटरनल ऑडिट का चैप्टर अगर मैंने कवर नहीं किया होगा, मैं इमीडिएटली जाके इंटरनल ऑडिट का चैप्टर कवर करने वाला है. समझ में आया आपको? तो साइली आपको भी वही करना है. कंप्लायंस का मॉड्यूल भी चालू करना है, जहाँ पे जो फॉर्म का ड्यू डेट है और जो काम हमें हैंड ओवर करना है, टाइमिंग नहीं देखना है कि मॉर्निंग है कि आफ्टरनून है कि इवनिंग है. आपको पता है कल से अगर आपको ये काम बच्चों को देना है तो आज दिन भर चाहिए तो ट्रेनिंग ले लो और वो उसके रिलेवेंट फोल्डर में जाने दो, क्योंकि हमने सारे मॉड्यूल एक्टिवेट करके. सेम गोज विथ यू. जो भी काम हमें देना है उसका क्या बन जाना चाहिए? ट्रेनिंग मॉड्यूल बनना चाहिए. दिस इज हाउ द इपैक्ट विल गेट क्रिएटेड and it will keep evolving. इपैक्ट इज नॉट अ फिक्स मॉड्यूल बेस्ड कोर्स कि ये सिलेबस है हमारा, हम इतना ही पढ़ेंगे. देयर इज नो फिक्स सिलेबस टू इपैक्ट. दैट्स अ ब्यूटी. ऑफिस में जो भी करते हो उसका क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग मॉड्यूल होना चाहिए और वो रिकॉर्ड होना चाहिए, क्लास प्लस एंड यूट्यूब पे अपलोड होना चाहिए. दैट्स अ विजन वी हैव फॉर इपैक्ट. एंड ब्यूटी देखो आप 1-1.5 साल में क्या होता है, हाउ मच रीच वी हैव, हाउ मेनी पीपल विल गेट एसोसिएटेड विद अस फॉर दिस, how many students we will transform. Our WhatsApp community will become more and more stronger, where queries will come. and students से भी request करता हूँ कि don't wait for faculties to respond. अगर आपको उसका आंसर पता है with some logic तो put your answer. गलत तो गलत, ठीक है ना. गलत होगा तो कोई और आपके ऊपर का जिसको नॉलेज है वो एडवांस नॉलेज वाला वहाँ पे और काउंटर करेगा ना. तो don't wait for faculty to reply.
हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो खुद एक दूसरे को हेल्प करे, एंड एवरीथिंग इज फ्री, इट्स नॉट चार्जेबल. तो व्हाट्सएप कम्युनिटी इज फ्री. दिस notes, I'm intentionally not using my notes, I'm using the ICICA book because that book is available with everyone, anybody can download the book. हर 6 महीने में वो खुद ही बुक चेंज कर रहे हैं, तो हमें अपडेशन करने का भी टेंशन नहीं है. एंड दैट इज फ्रीली अवेलेबल रिसोर्स. एंड बीइंग अ मेंबर एंड स्टूडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट, आप लोग स्टूडेंट हो, मैं मेंबर हूँ, हमारे लिए तो ये रिसोर्स डिज़ाइन हो रहा है ना, ये तो MBAs के लिए नहीं हो रहा है ना, ये डॉक्टर्स एंड लॉयर्स के लिए नहीं हो रहा है ना. These resources are getting designed by the committee known as Board of Studies. It's not a one person who is designing this. So they have put huge efforts. Let's use their study material as of now. हाँ, उसमें से फिर नोट्स बना के अगर आप सिंप्लीफाइड वर्जन बना सकते हो तो ग्रेट, डू दैट. We have the simplified version, but I am going through the institute so that people at large, they should not be messaging us, सर इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट, क्योंकि मैक्सिमम यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे या लिंक्डइन पे वही आता है, सर नोट्स दे दीजिए. तो दीज आर दी नोट्स. हम लोग पब्लिक फोरम पे जो नोट्स है वो यूज़ कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू सेव योर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, बट वी कैन नॉट सेव योर कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम. आपको टाइम एंड डेडिकेशन देना ही पड़ेगा. क्या बेसिक क्लियर है आप लोगों का? ये क्यों किया जा रहा है वो क्लियर है? देखो, आई कैन नॉट टीच यू अनलेस एंड अंटिल यू आर रेडी टू लर्न. आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज बिकम अवेयर. वो था तो पहले वाले लॉ में बहुत सारी डेफिशिएंसीज थी, इसलिए क्या किया गया, जीएसटी लाया गया. जीएसटी का इंटेंशन है कि ये सारे जो पुराने या अभी भी एग्जिस्टिंग जो लॉ में क्योर इल्स है उसको क्योर करें. इलनेस है मतलब अभी भी लॉ अपना परफेक्ट नहीं है, उसको क्योर करें, ऐसा इंटेंशन है. और करके रहेगा, हमारे थ्रू करके रहेगा, हम करते रहेंगे ना इसको मदद. अरे जीएसटी खुद अपने आप पे थोड़ी ना क्या एग्जीक्यूट होगा, हम लोगों के बिना हो ही नहीं सकता. ग्राउंड लेवल पे तो हम काम कर रहे हैं ना. तो आपके पास अगर कोई आता है और बोलता है जादू करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो आपको कंसल्टेंसी क्या देनी है? सर जादू करके दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर घर वालों को बता देना कि आपको जब अरेस्ट होगा तो उसके बाद क्या करना है, आपका फेवरेट बिस्किट क्या है, क्या मेडिसिन आप खाते हो, तो ताकि आपको जेल में भी वो सब पहुँचता रहे. ठीक है ना. अब वो दिन चले गए सर जादू करने के, तो आपको डराने. देखो, क्लाइंट को अगर आपको ज़्यादा डरा सकते तो ज़्यादा डराओ. क्यों? उसके अंदर एक टेम्पटेशन है चोरी करने का. चोरी सही होती है कि गलत होती है? गलत होती है. आपको तो पता है चोरी, मैं तो बोलता हूं चोरी, मैं रिकॉर्डेड लाइन पे भी बोलता है चोरी करो, लेकिन ऐसा करो जहां पे मतलब 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ इन्वॉल्व है, कि मतलब आप जेल में भी जाओ तो लोग आपका सलाम ठोके आपके पैर पड़े कि प्रभु हम तो 5 करोड़ लेके इधर आए थे, आपका 5,000 करोड़ मतलब सर, मतलब वहां पे भी एक सीनियोरिटी है ना. पता चला 40-50 लाख का चिंदी चोरी किया, और आपको ये पता है ना छोटे चोर इमीडिएटली पकड़े जाते हैं. बहुत बड़े चोर जो होते हैं, बहुत बड़े, वो सिस्टम के भी ऊपर है, क्योंकि उनके पास पैसा ही उतना है. नथिंग रॉन्ग. तो अगर चोरी करनी तो उस लेवल की करो बाबा. मॉरिशस में बिजनेस लगाओ, सिंगापुर में ब्रांचेस खोलो, ठीक है ना, दुबई में रखो, और ऐसा पैसा पूरा ऐसे पूरे ग्लोब में घुमाओ. और फिर ऐसे देशों में आपका घर होना चाहिए, बंगला होना चाहिए, कि अगर यहाँ पे अगर अरेस्ट वारंट निकलता है तो फिर आप यहाँ से निकल के उन देशों में जाओ, वहाँ पे सेटल हो जाओ, वहाँ से यहाँ आने की जरूरत. बहुत सारे लोग गए हमारे देश से. आप लोग यहाँ से भाग के मुंबई जाते हो, हाँ, आप मोबाइल लेके जाते हो, गवर्नमेंट सेकेंड टू सेकेंड देख रहा है आपको, अच्छा अभी नाश्ता कर रहा है, अभी सुसु कर रहा है. आधार से कनेक्टेड हो, जहां पे भी जाओगे आधार से जो भी कनेक्टेड है आपका, कुछ तो यूज करोगे, कहीं पे ड्राइविंग लाइसेंस यूज करोगे, कहीं पे पैन यूज करोगे, कहीं पे बैंक अकाउंट यूज करोगे, और कहीं पे गलती से फिंगरप्रिंट भी मिल गई तभी भी वो लोग पकड़ लेंगे ना. तो हमारे देश के एजेंसीज को उतना भी अंडर एस्टिमेट मत करो जितना पहले से करते आए. वाह, कौन पकड़ता है, सब एडवांस हो रहा है, खाली जीएसटी नहीं. तो आपके पास अगर क्लाइंट आता है झोल करने के लिए, तो आपको बताना है उसको कि सर मत कीजिए, ये आपका पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ठीक है. उन्होंने एक क्वेश्चन यहां पे दिया है, पुराने सिस्टम का क्वेश्चन नहीं लूंगा, नए वाले का ही लूंगा. सर इंडिया में डुअल जीएसटी आया. डुअल जीएसटी और सिंगल जीएसटी का फर्क समझ में आया?
ड्वेल मतलब क्या, सिंगल जीएसटी मतलब एनजीएसटी आता, खाली नेशनल जीएसटी, पूरे देश में कहीं पे भी जाओ एक ही जीएसटी, या खाली जीएसटी भी लिख सकते थे उसको, या खाली वैट लिख सकते थे। अभी हमारे पास क्या क्या है, ड्वेल बोलते, लेकिन ड्वेल नहीं, ड्वेल के भी अलग अलग अवतार है, लेकिन है ड्वेल। ड्वेल मतलब एक सीजीएसटी और एक एजीएसटी। अगर किसी भी आइटम का 18% रेट हो गया तो ये लोग ने क्या बांट के दिया है, 9%, 9%, ठीक है ना। किसी अगर रेट किसी आइटम का 5% एचएसएन है, एचएसएन मतलब हार्मोनियस सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, ठीक है ना, किसी का 5% है, तो दोनों ने बांट के कितना कितना लिया होगा, 2.5, 2.5, किसी का 6 होगा तो 3, किसी का 1 है तो 0.5, 0.5, तो ड्वेल लेवल। हाँ, अब सेंट्रल का फिक्स रहता है हमेशा, क्योंकि सेंट्रल का नाम सेंट्रल ही रहता है, लेकिन स्टेट का नाम हमेशा स्टेट नहीं रहता। आपको पता है हमारे पास कुछ यूनियन टेरिटरीज भी है, दादरा नगर हवेली, दमन दीव एक यूनियन टेरिटरी हो गई। अभी इसको भी जम्मू कश्मीर को भी उन्होंने जब डिवाइड किया तो उन्होंने बोला इसको भी क्या बोल दो आप, यूनियन टेरिटरी बोल दो, क्योंकि फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको थोड़ा कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। लद्दाख करके उन्होंने नया यूनियन टेरिटरी लाया। चंडीगढ़ पहले से ही था, लक्षद्वीप पहले से था। लक्षद्वीप पता है आपको, बहुत दूर है, मैंने देखा मैप पे, ठीक है ना, बहुत दूर का आइलैंड है, लेकिन मॉरिशस जैसा बनाने का या वो क्या अपना मालदीव जैसा बनाने का वो गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है। मोदी अंकल बीच में वहाँ पे नहीं गए थे, और फिर मालदीव्स के सारे लोगों ने बुकिंग कैंसिल करके लक्षद्वीप का बुक करना चालू किया। So, है हमारे पास, है हमारे पास भी आइलैंड है, आजू बाजू में कुछ नहीं, ओशन ही ओशन है। जाओ, आइलैंड पे रहने की बात करना है तो मालदीव्स जाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पे जाओ, मालदीव्स भी जाओ, लेकिन पहले अपना तो देख लो। जो भी फॉरेन कंट्री को घूमने जाते, मेरे उनकी एक ही रिक्वेस्ट है, पहले इंडिया ख़त्म करो ना। मैं अगेंस्ट नहीं है फॉरेन टूर्स के आगे, पहले इंडिया तो ख़त्म करो, पहले इंडिया की तो ब्यूटी देखो। नॉर्थ ईस्ट तो देखो हमारा कितना ब्यूटीफुल है, हिमालय देखो, हिमालय की अलग अलग रेंजेस है, देखो तो सही। आपने अभी तक लद्दाख नहीं देखा और आपको जाना है वहाँ पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया, स्पेन एंड यूरोप, आईफिल टावर देखने के लिए, क्या ज़रूरत है? तो सीजीएसटी एचजीएसटी होता है, और यूनियन टेरी में क्या होता है, यूटीजीएसटी। ये तो 3 समझ में आए। एस और यूटी एक साथ लग ही नहीं सकता, क्योंकि या तो स्टेट होगा या तो आपकी यूनियन टेरिटरी होगी, तो सेकेंड कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्रॉस कनेक्शन, क्रॉस कनेक्शन मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल जाएगा, या एक यूटी से दूसरे यूटी में माल जाएगा, या स्टेट टू यूटी, यूटी टू स्टेट, यही तो हो सकता है, या अपने देश के बाहर या बाहर से अपने देश में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो सकता है। तो जब भी क्रॉस कनेक्शन लगता है तो हम किसी पर्टिकुलर स्टेट का जीएसटी नहीं दे सकते, तो हम आईजीएसटी देते हैं। क्या देते हैं? आईजीएसटी। आईजीएसटी इज नथिंग बट इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी का मतलब होता है दोनों को भी मिक्स करके सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करेगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट खाएगा नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का 18% में कितना है, खाली 9% है। वो बचा हुआ 9% हो या तो यूटी को देगा या तो स्टेट को देगा। मैंने क्या बोला, आईजीएसटी भले पूरा का पूरा लेता कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन उसका जो 9% है, जो मतलब 9% में बता जूम कर रहा हूँ 18%, मतलब 50% सेंट्रल अपने पास रखेगा, लेकिन 50% किसी ना किसी स्टेट को देगा। तो सर कौन से स्टेट को देगा? तो देयर इज अ प्रोड्यूसर स्टेट एंड देन देयर इज अ कंज्यूमर स्टेट। मैंने क्या बोला, प्रोड्यूसर स्टेट एंड देन देयर इज अ कंज्यूमर स्टेट। तो महाराष्ट्र इज नोन एज अ प्रोड्यूसर स्टेट, कर्नाटका इज नोन एज अ प्रोड्यूसर स्टेट। प्रोड्यूसर स्टेट मतलब जहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा है, फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा लगी है। गुजरात इज अ प्रोड्यूसर स्टेट, लेकिन एक ज़माने में बिहार वॉज कंज्यूमर स्टेट, उत्तर प्रदेश वॉज कंज्यूमर स्टेट, गोवा वॉज कंज्यूमर स्टेट, केरला इज अ कंज्यूमर स्टेट। वहाँ पे कंज्यूमर लोकेटेड है, फैक्ट्रीज कम है। तो उनके पास चॉइस था कि जो बचा हुआ 9% है वो कौन से स्टेट को देगा। तो महाराष्ट्र ने गुजरात को माल सप्लाई किया, महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर हुआ, यहाँ से सेल हुआ और गुजरात में परचेस हुआ, तो आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी में 2 टुकड़े होंगे अगेन, एक सेंट्रल का और एक स्टेट का। सेंट्रल का तो सेंट्रल रखेगी, बात हो रही है कि वो बचा हुआ 50% जो है वो कौन से स्टेट को देंगे। महाराष्ट्र वाले क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, हमारे यहाँ पे, तो किसको चाहिए, हमें चाहिए, ठीक है ना। गुजरात वाले क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन आपके यहाँ पे तभी हुआ जब ऑर्डर हमने दी, तो हमें चाहिए, क्योंकि हर स्टेट, मैंने क्या बोला, डिवाइडेड है ना, हर स्टेट फाइट करेगा रेवेन्यू के लिए। यहां तक क्लियर है? महाराष्ट्र बोलेगा हमने सेल किया तो हमको सेल्स टैक्स पहले मिलता था, तो वैसे हमें मिलना चाहिए। गुजरात बोलेगा नहीं जी, हम अगर पैसे आपको देते नहीं, परचेस करते तो आपका सेल होता ही नहीं, तो हमें मिलना चाहिए। तो दोनों झगड़े करते, प्रोड्यूसर हमारा, वो बोलते थे कंज्यूमर हमारा।
ये बोलते थे हमने पैसे रिसीव किए, बोलते थे हमने पैसे पे किए। तो गवर्नमेंट को एक बार फाइनलाइज करना था कि किसको मिलेगा, स्टेट लेवल पे किसको मिलेगा पैसा। तो स्टेट लेवल पे उन्होंने बोला, क्योंकि जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कौन सा टैक्स है ये, कौन भरता है टैक्स, कंज्यूमर। जिस स्टेट का, उस स्टेट को पैसे मिलेंगे। वो मिलने के तरीके हैं, उसका भी मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, वो भी आपको मिलेगा। बट अल्टीमेटली मुझे क्लैरिटी आपको ये देनी थी कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड जीएसटी इज अ कंजम्पशन। अब डेस्टिनेशन बेस्ड समझाता है, कंजम्पशन बेस्ड समझ में आया आपको क्या है। जिस स्टेट का कंज्यूमर, उस स्टेट में आपको जीएसटी देना है। सर स्टेट तो तभी करोगे ना जब लैंड पे कंजम्पशन होगा। सर ये वाटर पे कंजम्पशन होगा तो वाटर कौन से स्टेट का, कंफ्यूजन है कि नहीं। तो ये सवाल पूछना चाहिए आपको, ऐसा मरे हुए के जैसे मत बैठो। लैंड पे तो क्लियर है बाउंड्रीज कि ये लैंड महाराष्ट्र का, वो लैंड आप मैप, गूगल मैप भी ओपन करोगे ऐसे डॉट 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 लाइन आता है। आप तो बॉर्डर एरिया पे रहते हो, आपको तो पता ही है। बाउंड्रीज क्लियर है हमारी, लैंड पे क्लियर है। स्काई में भी तो कंजम्पशन होता है ना, वाटर में, तो उसका किस स्टेट को जाएगा। और आपको तो पता ही है इंडिया 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है। इंडिया का बाय डिफॉल्ट टेरिटरी इज अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, और उसके आगे 200 नॉटिकल माइल्स तक हो सकता है। वो भी मैंने बात की है, जहाँ पे वो एक्सप्लोरेशन चालू है, ऑयल एक्सट्रैक्शन चालू है, ऑयल रिग जहाँ पे लगी है वो वाला है। 200 नॉटिकल माइल के बाद हाई सी होता है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई टैक्स नहीं मिलता उसके ऊपर। तो पानी में कंजम्पशन होगा तो कौन देगा, तो वो लोग बोलते हैं जो मोस्ट नियरेस्ट पोर्ट है वो देखने का। जोग्राफिकली उसका भी देखा जाएगा ना कि वो गुजरात के पोर्ट के नियर खड़ा है वेसल, या मुंबई के पोर्ट के नियर खड़ा है। मुंबई के पोर्ट के यहाँ पे खड़ा रहेगा तो नियरेस्ट। आपके लिए क्या बता रहा हूँ, नियरेस्ट पोर्ट देख सकते हो ना आप। तो नियरेस्ट पोर्ट जहाँ पे है उस स्टेट को क्या मिलेगा, जीएसटी मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको। हाँ चलो आगे। फिर इन्होंने देखो यहाँ पे, अच्छा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मुझे आपको पढ़ाना था। इंडिया से आप जीएसटी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इंडिया से आप जीएसटी क्या नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब इंडिया में अगर आपने प्रोडक्शन किया है, तो ये बॉटल प्रोड्यूस की मैंने इंडिया में, और मुझे अभी इसको दुबई में एक्सपोर्ट करना है, तो व्हाट कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज गुड्स एंड सर्विसेज बट नॉट टैक्सेस। मैं फिर से रिपीट करता हूं, व्हाट कैन बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया इज गुड्स और सर्विसेज बट नॉट टैक्सेस। हम उनके देश के लोगों से जीएसटी नहीं ले सकते, क्योंकि कंज्यूमर कहाँ पे लोकेटेड हो गया। अगर ये प्रोडक्ट दुबई में जा रहा है तो कंज्यूमर किधर लोकेटेड है, तो दुबई वाला इंडिया को क्यों टैक्स देगा। दुबई वाला दुबई में कंज्यूम करेगा तो दुबई में भी वैट है ना, अभी पहले नहीं था अभी है। तो दुबई वाला इनडायरेक्ट टैक्स कौन से देश को देगा, दुबई को देगा, हमारे देश को क्यों देगा। तो हमने क्या करना है, वहाँ पे हमारे देश का टैक्स इसके अंदर नहीं लगेगा। बाकी सेल होने के टाइम पे आप लोगों का, आप तो महान अकाउंटेंट हो, इतना तो क्लियर है ना, हर सेल के अंदर आपको क्या जोड़ना पड़ता है, ये जीएसटी जोड़ना पड़ता है ना। तो मुंबई के मुंबई में सेल किया तो जीएसटी लगेगा, मुंबई से गुजरात में सेल किया तो, मुंबई से दिल्ली में सेल किया तो लगेगा जीएसटी। लेकिन मुंबई से दुबई सेल किया तो, ये बोलो कॉन्फिडेंटली, जीएसटी सेल तो सेल ही है ना, प्रोडक्शन इधर, जीएसटी लगेगा क्या, नहीं। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, और एक्सपोर्ट के ऊपर हमें जीएसटी नहीं लगाना है, क्योंकि अगर जीएसटी लगा देंगे तो हमारा टैक्स एक्सपोर्ट हो जाएगा उस देश में, और वो देश हमें टैक्स देना नहीं चाहता, क्योंकि जीएसटी इज द कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। डेस्टिनेशन किधर है अभी, गुड्स एंड सर्विस का, आउटसाइड इंडिया, और आउटसाइड इंडिया तो आपकी टैक्सेबल टेरिटरी नहीं, टेरिटरी समझता है ना, हद। तो आउटसाइड आपकी तो टेरिटरी इंडिया है ना, इंडिया में जो कंजम्पशन हुआ उसके ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो। इंडिया के बाहर जो कंजम्पशन होने वाला है उसके ऊपर आप टैक्स नहीं लगाओगे। और उसके मैंने अलग अलग सिचुएशन रिकॉर्ड किए, वो भी इनको कनेक्ट कर देना। हुए आपके सिचुएशन 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं हुआ है तो वो लेक्चर आज लिंक ग्रुप पे डाल देना। हाँ, वो सिचुएशन पढ़ लेना। मैंने आईजीएसटी कब लगता है, सीजीएसटी कब लगता है, वो रिकॉर्ड किया हुआ है। अगेन उसका और अमेंडमेंट का कोई लेना देना नहीं है, तो थोड़ा हम ओल्ड थोड़ा न्यू दोनों को मिक्स करके पढ़ेंगे तो ये ज़रा फास्ट चलेगा, नहीं तो
ये बहुत स्लो हो जाएगा, नहीं तो एक पहला चैप्टर पढ़ाने के लिए मुझको 15-20 घंटे लग जाएंगे, वो ऑलरेडी लगे हुए, तो उतना मैं रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूरा ड्राइव भी नहीं रखना चाहता, तो मैंने चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट किया है। अब चैप्टर नंबर 1 का 1A 1B 1C वो ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसको हम लिंक करके देंगे आपको, ठीक है ना, वो भी देख लेना आपको। हाँ देखना है तभी कभी देखना है, अगर आपको नहीं पता है तो देखना है, पता है तो क्यों देखोगे। आपको अगर ये क्लैरिटी है कब CGST लगेगा कब IGST लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ में आता है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक्सपोर्ट का मैंने क्या बोला, एक्सपोर्ट के ऊपर आपको GST नहीं लगाना है, ठीक है ना, उसका एक ये होता है बॉन्ड लेना पड़ता है आपको, हाँ LUT बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड लेना पड़ता है, वो बात करेंगे। प्रोसीजर है, ऐसे नहीं कि नहीं लग सकता, ऐसे आपको प्रूफ रखने पड़ते हैं कि वो सच में एक्सपोर्ट हुआ है करके, तो प्रूफ होगा बहुत कुछ। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उसके प्रूफ नहीं होंगे क्या, इंडिया में सेल होगा तो मैं एक बार मान सकता है कि उसका प्रूफ नहीं होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का तो सेल होगा ना, राइट। अब इंपोर्ट का सोचो, दुबई से कोई आइटम इधर आने वाला है तो दुबई के लिए तो एक्सपोर्ट हो गया ना, तो दुबई टैक्स लगाएगा क्या, दुबई से जो प्रोडक्ट इंडिया में आएगा, जैसे इंडिया से बाहर प्रोडक्ट जाता है इंडिया टैक्स, तो वैसे बाहर की कंट्रीज भी करती रहेंगी ना। वो लोग जब हमें एक्सपोर्ट, चाइना हमें जब एक्सपोर्ट करता होगा तो चाइना एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाता होगा, तभी तो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट सस्ता होगा ना। टैक्स लगाने से क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट महंगा हो जाता है। आपका प्रोडक्ट महंगा होगा तो आपको बायर मिलेगा कि इंटरनेशनल मार्केट में नहीं। तो ये लोग हमेशा, हर देश क्या चाहता है कि एक्सपोर्ट करने, हर देश क्या चाहता है कि मेरा एक्सपोर्ट बढ़े। क्यों, एक्सपोर्ट बढ़ने से उसके देश में फॉरेन करेंसी आएगा, मतलब हमारा देश खाली हमारे देश के कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट बनाएगा तो एक दिन हमारे देश का कंजम्पशन सेटिस्फाइड हो जाएगा और फिर फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर डिमांड से ज़्यादा, सब थोड़ा इकोनॉमिक्स समझ में आता है ना, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई करोगे तो प्राइजेस फॉल होना चालू हो जाएगा, फैक्ट्री बंद हो जाएगी, लॉस में चले जाओगे। लेकिन डिमांड को बरकरार रखना है, डिमांड को बढ़ते हुए रखना है। राइजिंग डिमांड इज ऑलवेज गुड फॉर प्रोड्यूसर ना। तो इंडिया में तो डिमांड खत्म हो जाएगी एक ना एक दिन, तो बाहर के देश का तो डिमांड हमारे देश में आ सकता है। वी कैन हैव द डिमांड आउट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया ना। तो एवरी नेशन वांट्स मोर एंड मोर डिमांड, मोर एंड मोर सेल, मोर एंड मोर करेंसी। दैट्स द रीजन एवरी कंट्री कीप्स एक्सपोर्ट फ्री। एक्सपोर्ट फ्री मतलब एक्सपोर्ट टैक्स फ्री। ओके, इंडिया भी करता है, वैसे फॉरेन के लोग भी करते होंगे। तो आप चाहते हो कि इंडिया में ऐसे कुछ गुड्स आए, तो ये 2 बॉटल अभी मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ, ये इंडिया की है। इंडिया में इसके ऊपर टैक्स लगे रहेंगे क्या, वैट वगैरह GST जो भी है लगा होगा, GST लग गया। ये दुबई से इंडिया में, तो दुबई वालों ने इसके ऊपर टैक्स लगाया होगा क्या। तो इंडिया में कौन सा सस्ता रहेगा, ये ग्रे और ये ब्लू, कौन सा वाला सस्ता रहेगा, फिर विदाउट टैक्स वाला सस्ता रह जाएगा। फिर आपको नहीं लग रहा इंडियन इंडस्ट्री मर जाएगा एक दिन। क्यों मर जाएगा, क्योंकि हम प्राइस के साथ, हम क्वालिटी के ऊपर फाइट कर सकते हैं, हम ड्यूरेबिलिटी के ऊपर फाइट कर सकते हैं। हम टैक्सेशन सिस्टम से कैसे फाइट करें, ये विदाउट टैक्स है विद टैक्स। तो इंडियन मार्केट में 2 प्रोडक्ट नहीं हो सकते जिसके एक के ऊपर टैक्स लगा हुआ है और एक के ऊपर टैक्स नहीं लगा, ऐसा नहीं हो सकता। इनफैक्ट आपको एज अ देश, एज अ कंट्री, बट थोड़ा सेल्फिश बनो, एज अ कंट्री कौन से प्रोड्यूस को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए था, इंडियन या इंपोर्टेड। एक कौन से कोई इंडिया में ज़्यादा, अरे कैसे देशद्रोही लोग हो, अरे किसको ज़्यादा प्रमोट करोगे रे बाबा, इंडिया को प्रमोट करोगे ना। मैं आपको पूछ रहा हूँ विच, तो प्रमोट करना मतलब क्या, विच कंजम्पशन यू विल हैव, विल यू बाय समथिंग विच इज मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना। मेड इन इंडिया ना रे नालायक लोग, वो अलग बात है, तो मेड इन चाइना ही लोगे मार्केट में जाने के बाद, लेकिन बोलने के टाइम पे तो कम से कम मेड इन इंडिया बोलो ना। तो मेरे को तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं जो थोड़े अपने देश के लोग हैं उनको पढ़ा रहा हूं। बाकी चाइनीज जो है अफ्रीकन वगैरह है वो अलग बात है। तो भैया ये जो प्रोड्यूस हमने इंडिया में बनाया है उसको प्रमोट करना पड़ेगा, और ये जो बाहर से आया है उसको टैक्स करना पड़ेगा। सर हमने क्यों टैक्स करना है, वो तो उसका देश कर, उसके देश ने नहीं किया करके हमको टैक्स करना पड़ता है। तो पहला ड्यूटी जो इसके ऊपर लगाएंगे वो इंपोर्ट ड्यूटी होगा, कि हमारे देश का नहीं है, चल पहले इंपोर्ट होने के टाइम पे हमको एक कस्टम ड्यूटी दे दे। तो कस्टम्स करके एक एक्ट है, हम पहले इसके ऊपर क्या लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। और उसको फिर पूछेंगे तेरे देश में इनडायरेक्ट टैक्स लगाया था क्या, इसके इधर जब भेजना था इधर, तो तेरे देश का कोई वैट वगैरह या GST इसके ऊपर लगा होगा क्या। 99% या 100% ही क्या है आंसर, नो, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होते हैं, वो लोग नहीं लगाएंगे। तो बोलेंगे हमारे देश में कोई भी प्रोड्यूस बनता है ना उसके ऊपर 18% GST भरना पड़ता है साहब। तो कस्टम ड्यूटी तो आपने इसलिए भरा क्योंकि आप हमारे देश के नहीं हो।
और क्योंकि आप हमारे देश में बेचना चाहते हो, हमारे देश में जितना उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगता है उतना तो लगेगा ही ना आपके ऊपर। तो दो टैक्स लगते हैं इंपोर्टेड आइटम के ऊपर, एक तो कस्टम ड्यूटी भी लगता है और एक IGST भी लगता है। यहां तक समझ में आ रहा है आपको? हाँ, कस्टम ड्यूटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलता, जो कस्टम में IGST भरते उसका क्रेडिट आपको मिलता है, क्योंकि इंडिया में क्रेडिट तो सबको ही मिलता है ना। अरे इंडियन मैन्युफैक्चरर, इंडियन ट्रेडर को भी तो क्रेडिट, इंडिया में जो टैक्स भरा है उसका क्रेडिट इंडिया में मिलेगा। ओके, तो कस्टम्स में जो IGST भरा जाता है उसका भी क्रेडिट हमें मिलता है। ओके, और एक्सपोर्ट के ऊपर हम टैक्स नहीं लगाते, उसको हम लॉ में जीरो रेटेड सप्लाई बोलेंगे। कौन सा सप्लाई बोलेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई। R1 में अलग से उसका कॉलम होता है, एग्जम्प्टेड सप्लाई में नहीं डालने का, एंड देयर इज नथिंग कॉल्ड एक्सपोर्टेड सप्लाई। तो देयर इज अ सप्लाई कॉल्ड जीरो रेटेड सप्लाई, जो सबसे अच्छा सप्लाई होता है। क्यों सबसे अच्छा सप्लाई होता है? क्योंकि उसके आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं है, पहली तो वो बात, और उसके लिए गवर्नमेंट क्रेडिट देता है। मतलब एक तो आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं और इनपुट का क्रेडिट अवेलेबल है। गवर्नमेंट का नॉर्मल लॉ क्या है? अगर आउटपुट अगर एग्जेम्प्ट है तो इनपुट का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, आउटपुट टैक्सेबल है तो ही आपको इनपुट का क्रेडिट मिलता है। इसका एक लौता एक्सेप्शन है, जीरो रेटेड सप्लाई। आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं है फिर भी इनपुट का क्रेडिट मिलता है और गवर्नमेंट आपको रिफंड देता है। GST रिफंड का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सपोर्टर के लिए ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा सेंसेबल है। देयर इज इन्वर्टेड सप्लाई ऑल्सो, उसकी भी हम बात करेंगे, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप इनपुट 18% का लेते हो, 12% का लेते हो और आउटपुट आपका 5% का होता है। तो देयर इज इन्वर्टेड सप्लाई। इन्वर्टेड सप्लाई मतलब आपका इनपुट का रेट हमेशा ज़्यादा रहता है और आउटपुट का रेट कम रहता है, दैट इज नोन एज इन्वर्टेड सप्लाई। ये समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? तो उसका भी रिफंड मिलता है, लेकिन उसके केसेस बहुत कम है हमारे देश में। ज़्यादा रिफंड के केसेस किसके लिए होते हैं? लॉजिकल एक्सपोर्टर के लिए, क्योंकि उसके आउटपुट के ऊपर टैक्स नहीं है और उसको इनपुट का क्रेडिट गवर्नमेंट ने दिया। तो देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड GST रिफंड, जिसमें हम ये बातें करेंगे। ओके, चलो आगे। बाकी ये पता है ना आपको, फॉरेन टेरिटरी से इंडिया में आया तो इंडिया में क्या लगेगा? IGST। कस्टम ड्यूटी अलग से लिखा है, यहाँ पे कस्टम्स का बात नहीं किया, IGST लगा। अब इंडिया की इंडिया विद इन द स्टेट जाएगा तो क्या लगेगा? CGST, एंड एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो क्या लगेगा? IGST। अब उस स्टेट का उस स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो CGST प्लस उस स्टेट का HGST। उस स्टेट का HGST मतलब समझ रहे हो ना, ये महाराष्ट्र का HGST और गुजरात का HGST है। स्टेट HGST सेम नहीं होता, हर स्टेट वाइज चेंज होता है, इसलिए GST का रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में लेना पड़ेगा। आपका दुकान यहाँ पे भी, आपका दुकान यहाँ पे भी, आपको 2 रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे। ओके, नेशनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन नहीं है GST का। GST का रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल पे। इनफैक्ट आपको अगर बहुत आसान भाषा में समझना है तो मान लो हर स्टेट अपना एक देश है, हर स्टेट एक क्या है? देश है। तो उस देश में तो रजिस्ट्रेशन, तो अगर आपको उस देश में बिजनेस अगर करना है तो अभी PN राज जो हमारे CFM है 4 स्टेट में, तो कितने रजिस्ट्रेशन लेने पड़े होंगे? 4 रजिस्ट्रेशन लेने पड़े होंगे। कुछ नहीं कर सकते आपको अगर उस देश में बिजनेस बिलिंग करना है, बिजनेस करना है। तो नाम के लिए ब्रांच ओपन करके रखा है तो अलग बात है, मैं बता रहा हूँ जहाँ से बिलिंग होना है, जहाँ से बिल इशू होना है जिस स्टेट से, ठीक है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे इस्टेब्लिश करना चाहते हो आप, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब यहाँ से माल कहाँ पे गया? यूनियन टेरिटरी में। स्टेट से माल यूटी में गया, स्टेट से माल यूटी में गया तो क्या करेंगे? IGST लगाएंगे ना रे। देखो, स्टेट टू स्टेट, स्टेट टू यूटी, यूटी टू स्टेट, यूटी टू यूटी, इसमें क्या लगने वाला है? कंट्री टू आउटसाइड इंडिया, आउटसाइड इंडिया टू इंडिया। आपको IGST का ही सोचना है। विद इन होता है तो ही CGST, एंड इसको इंट्रा स्टेट सप्लाई बोलते हैं। जैसे ही इंटर आ जाता है, इंटर स्टेट, इंटर यूटी, इंटर स्टेट एंड यूटी, इंटर जैसे आ जाता है IGST आ जाना चाहिए, इंटीग्रेटेड GST आ जाना चाहिए। अब यूटी के यूटी में सप्लाई हो रहा है, मतलब चंडीगढ़ के चंडीगढ़ में सप्लाई हो रहा है, तो एक तो CGST तो लगना ही था। जो दूसरा स्टेट हम बोलते थे HGST, अभी HGST नहीं बोल सकते क्योंकि चंडीगढ़ स्टेट है ही नहीं। चंडीगढ़ क्या है? अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसको यूटी बोला जाएगा, यूटी GST। एस का रिप्लेसमेंट यूटी से हो गया। अब यूटी से बाहर माल जाएगा या बाहर से यूटी में आएगा तो यहाँ से अगेन क्या लगने वाला है? IGST। ये ग्राफ समझ में आया आपको? हाँ, थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, और जो मैंने सिचुएशंस लिए वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। सर तो बता दीजिए ना एक बार कि हमारे देश में यूटी कितने हैं? तो 5 है, देख लेते हैं, जिनका लेजिस्लेचर नहीं है, ठीक है ना। क्या नहीं है? जैसे दिल्ली एंड पुडुचेरी। दिल्ली एंड क्या है? पुडुचेरी। ये दोनों भी क्या है?
यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। अभी उसमें एक ऐड हो गया जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, ये जो यूनियन टेरिटरीज है इनका खुद का लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, मतलब वो लोग लॉ बना सकते हैं। तो हमारे लिए दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी ये यूनियन, जोग्राफिकली इंडिया में इसको यूनियन टेरिटरी बोला जाता है, लेकिन हम लोग जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे, हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं। इनका खुद का GST है तो उनको हम स्टेट बोल देंगे। तो दिल्ली हमारे लिए यूनियन टेरिटरी है कि स्टेट है? स्टेट है। जम्मू कश्मीर स्टेट है। और पुडुचेरी भी हमारे लिए क्या है? पुडुचेरी को पौंडीचेरी बोलते हैं, लेकिन लॉ में उसको हमने क्या लिखा हुआ है? पुडुचेरी। जैसे बैंगलोर को बेंगलुरु बोला जाता है रिटन लैंग्वेज में, तो वैसे नाम चेंज होते रहते हैं, स्पेलिंग। बेलगाम का बेलगावी हो गया है, ठीक है ना। बॉम्बे का मुंबई हो चुका है। तो ऐसे स्टेट के या वो जगह के नाम बदलते रहते हैं, जैसे जैसे वहाँ पे गवर्नमेंट आती है वो कुछ ना कुछ नया लेकर आती है। तो अभी इसको शायद पुडुचेरी बोलते हैं, तो आप लोग भी लिखने में भी बोलने के टाइम पे मुझे पता है उसको पौंडीचेरी बोलते हैं, लेकिन वी विल कॉल इट पुडुचेरी। तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी, ये जो चीज़ें हैं इन तीनों को हम क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे हमारे यहाँ पे, क्योंकि इनका खुद का GST लेजिस्लेशन है। तो सर जिनका GST लेजिस्लेशन नहीं है ऐसे यूनियन टेरिटरीज का नाम बताओ। तो उनका नाम है अंडमान निकोबार, ये एक आइलैंड है, ठीक है ना। लक्षद्वीप, ये भी एक आइलैंड है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर का जो टूटा हुआ पार्ट है अभी उसको लद्दाख यूनिट बोलते हैं। दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये भी है। एंड चंडीगढ़ भी है, ठीक है ना। इसको हमने क्लैड के नाम से याद रखा था, CLLAD शायद ना। C मतलब C स्टैंड फॉर चंडीगढ़, L स्टैंड फॉर लक्षद्वीप, नहीं यहाँ पे डबल A आना चाहिए, ठीक है ना। बरोबर है कि नहीं? डबल D आना चाहिए, नहीं गलत था, पहले था वही था। कभी कभी क्या होता है ना, L के लिए 2 है ना, लक्षद्वीप एंड लद्दाख, लक्षद्वीप एंड लद्दाख। देखो ना, L फॉर लक्षद्वीप, L फॉर लद्दाख, C फॉर चंडीगढ़, समझ में आ रहा है। A फॉर अंडमान एंड निकोबार एंड D फॉर ये 4 जो नाम है छोटे छोटे, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये चारों का एक ही हो गया अभी। तो नाम 4 है लेकिन एक ही है वो चीज़, दमन दीव दादरा नगर हवेली, समझ में आ रहा है। तो याद कैसे रखेंगे? क्लैड कितने होते हैं? क्लैड में कितने यूनियन टेरिटरीज आ गए? 5 के 5 लॉ होंगे या एक लॉ होगा? हर स्टेट का एक लॉ है। दिल्ली का लॉ अलग है, जम्मू कश्मीर का लॉ अलग है। ये पांचों का लॉ 5 लॉ होंगे कि एक ही लॉ होगा? एक ही लॉ होगा, तभी तो उनको बोला जाता है ना, उनका खुद का लॉ बनाने का उनके पास पावर ही नहीं है। तो उनका जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाता है उसको UTGST बोलते हैं। तो इन 5 यूनियन टेरिटरी में एक ही लॉ लगता है, दैट लॉ इज नोन एज UTGST लॉ, समझ में आ रहा है। और बाकी दिल्ली का GST है, जम्मू कश्मीर का GST है, अब पुडुचेरी का GST है, महाराष्ट्र का GST है, गुजरात का GST, केरला का GST, कर्नाटका का, बाकी सब स्टेट का अपना खुद का एक GST का लॉ है, समझ में आ रहा है। ये पांचों का मिला के एक लॉ बनता है, उसका क्या नाम है? यूनियन टेरिटरी का लॉ। क्लियर है? चलो आगे, लेट्स सी। थोड़े अपन लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएट यहाँ पे भी बनाते हैं, तो अपने पास UT का भी काम आएगा ना। मतलब कभी हमने इसको फोकस नहीं किया, थोड़ा इसको फोकस करते हैं अभी अपन लोग। चंडीगढ़ तो कर ही सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो उन्होंने बोला इंट्रा स्टेट सप्लाई के ऊपर क्या लगता है? CGST और HGST से तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, एक ही लेजिस्लेशन टोटल इंडिया के लिए। स्टेट गवर्नमेंट एंड UT विथ लेजिस्लेचर। तो UT विथ लेजिस्लेचर मतलब कौन कौन? वो 3 लोग, दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सब मिला के क्या होता है? हमारी UT विथ लेजिस्लेचर होता है, जिनका लेजिस्लेशन बनाने का पावर होता है, उनका खुद का सेपरेट लेजिस्लेशन है। वही तो मैं बता रहा था, सबका अपना एक एक्ट है। और फिर ऐसे UTs है विदाउट लेजिस्लेशन, जिसको हम क्लैड के नाम से याद रखेंगे, CLLAD, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड अंडमान निकोबार। उनका अलग से एक एक्ट बना हुआ है, दैट इज UTGST एक्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है। तो ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है, ये सारी स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, और IGST एक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट रन करता है। तो आप देख सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा ऊपर का हाथ है ना, मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। और ऐसा कहाँ पे लिखा गया है कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मांग के नहीं ली है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को उसी तरीके से अमेंड किया गया था। आईजीएसटी में किसी एक स्टेट को कैसे दे सकता हूँ कि महाराष्ट्र पूरे देश का आईजीएसटी रन करेगा, तो गुजरात वाले क्या बोलेंगे, ऐसा क्यों, तो हमने क्या पाप किया, हमको दे दो। तो इसलिए बोला सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ मैटर खाली सेंट्रल गवर्नमेंट। आपको जो मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ पढ़ाने वाला हूँ। आई कैन नॉट टीच यू एनी स्टेट का लॉ, बिकॉज वी आर लर्निंग फॉर नेशनल लेवल। आपको आपके स्टेट का जनरल नॉलेज होना चाहिए, आपके स्टेट का जो जनरल नॉलेज है वही सब जगह होता है, क्योंकि आपका सेंट्रल समझ में गया तो जैसा सेंट्रल में होता है वैसा सब कुछ स्टेट में हो रहा है एज इट इज। महाराष्ट्र में तो एग्जैक्ट सेम है, केरला वगैरह में उन्होंने थोड़ा थोड़ा लॉ स्टेट का चेंज करना चालू किया है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब एक्सेप्टेबल मतलब नॉट एथिकली एक्सेप्टेबल, लीगली पॉसिबल। वो केरला में बीच में फ्लड आया था तो डैमेज हो गया था बहुत ज़्यादा, तो केरला ने एक नया सेस ऐड किया था, केरला फ्लड सेस, जो सेंट्रल लॉ में नहीं लिखा गया है, वो स्टेट ने ऐड किया। तो स्टेट थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करता है, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है। आप भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, फ्लड लाइक सिचुएशन इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन ना, ठीक है। आई गेस यहाँ तक मैं रुक जाता हूँ, नहीं तो ये वाला पॉइंट खत्म करके रुको क्या, नहीं बहुत सारी बातें इसमें भी। आई गेस आई शुड स्टॉप हियर। जितना मैंने अभी तक बताया हुआ है और आप लोगों को जो बोला मैंने, कुछ वीडियोज़ आप लोगों को देखने हैं, वो वीडियो आप प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ओके, नमस्कार।